incorporate? Why not it should be blended with Ayurveda? And why not should it generate the evidence, scientific evidence, so that people can be worldwide convinced? So in this way, that's why most of the colleagues, Dr. Vyas has also shared his experience. I'm not forcing anybody. I'm not asking anybody to follow this thing. I shared my views also, almost all my students, and they convinced fully, and they started to incorporate our study simple. 1 to study simple. Let us see the result, and there is a positive result. So in this way, slowly and slowly, we want to blend with Ayurveda principle, with this simple principle, which is not very much convincing with the Ayurvedic people. That's why I am asking. So that's why most of our colleagues is apprehensive. We have to make it modified. Yeah. So thank you, Dr. Vishwarup Rai Chaudhary. मेरा नाम डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी और आपने मेरी तारीफ सुन ली तो जो थोड़ा सा ज़्यादा था। सीधे पॉइंट पे आते हैं। नॉर्मली जब भी कोई डाइट के बारे में सुनता है सोचता है तो उसके दिमाग में आता है डाइट मतलब प्रिवेंशन, कोई बीमारी हो ना जाए तो उसके लिए हमें एक अच्छा डाइट लेना है, कैंसर ना हो जाए, डायबिटीज़ ना हो जाए, हार्ट डिजीज़ ना हो जाए या कोरोना ना हो जाए, कोविड-19 ना हो जाए, उसके लिए हमें एक अच्छा डाइट लेना। वो अच्छा डाइट का डेफिनेशन जगह जगह पे प्रांत प्रांत में अलग अलग है, एक ही घर में अलग अलग लोगों के बीच में भी उसकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है पूरे दुनिया में, इंक्लूडिंग मे बी इस इंस्टीट्यूट के बाहर। यहाँ तो हम डाइट को ही मेन मानते हैं, बट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट इज़ डाइट मीन्स प्रिवेंशन। लेकिन अगर एक बार बीमारी हो गई फिर डाइट का कोई रोल नहीं, फिर तो दवाई चाहिए, दवाई से ही ठीक होना है। जबकि आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने बारे में थोड़ा बता रहा हूँ, 1 minute I'll take, कि पिछले 12 सालों में आई हैव सीन अबाउट 24,000 पेशेंट्स एंड उनमें ज़्यादातर अबाउट 60% ऑफ देम आर द डायबिटीज़ पेशेंट। और जब डायबिटीज़ पेशेंट की बात करते हैं हम उनको पेशेंट मानते हैं जो इंसुलिन पे हैं, जो छोटे बच्चे हैं जिनको दिन में 4 बार इंसुलिन लेना पड़ता है, या जिसकी इंसुलिन क्वांटिटी अबाउट 60-70 यूनिट्स है एक दिन में, और कोमॉर्बिड कंडीशन और भी हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो चुके हैं। तो इस तरह के पेशेंट को हम पेशेंट मानते हैं, हम उसको पेशेंट नहीं मानते जो छोटी मोटी कोई दवा ले रहा है। तो लेकिन इस कंडीशन में भी फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, व्हेन आई से मोस्ट इट मीन्स अबाउट 90% ऑफ द पीपल, वो अपनी दवा कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीने नहीं बोल रहा, कुछ दिनों के अंदर छुड़ा सकते हैं और छुड़ा देते हैं फॉर मोस्ट ऑफ देम थ्रू अ डाइट मॉडिफिकेशन। तो डाइट मॉडिफिकेशन से कैसे छुड़ाते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहली एक एग्जांपल अगर दें, आज से करीब 12 साल पहले दिल्ली में फरीदाबाद में मेरा इंस्टीट्यूट खुला, दैट इज़ ऑन डायबिटीज़ सेंटर, फर्स्ट डायबिटीज़ सेंटर। और मैंने देखा भारत में 8.8% डायबिटीज़ पेशेंट हैं, या ज़्यादातर डायबिटीज़ पेशेंट मोटे हैं, या डायबिटीज़ टाइप 1 बाकी देशों में ज़्यादा है। तो ये भारत के जो डायबिटीज़ के इर्द गिर्द जो क्वालिटीज़ है वो ये है। फिर अबाउट 7 साल पहले मेरा सेंटर खुला हो चिन मिन शहर, दैट इज़ वियतनाम। वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि डायबिटीज़ वहाँ यहाँ से कम है थोड़ा, 5.5%। और दूसरी बात, वहाँ छोटे बच्चों में डायबिटीज़ ना के बराबर है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वहाँ डायबिटीज़ उनमें जो पतले लोग हैं, वहाँ मतलब पतले हो गए तो डायबिटीज़ हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मोटे हो गए तो डायबिटीज़ हो जाएगा। तो एक बात क्लियरली समझ आ रही थी कि डायबिटीज़ का कनेक्शन मोटापे से नहीं है। फिर मेरा अभी 3.5 साल पहले मेरा सेंटर खुला कोलमपुर में, वहाँ पे चाइनीज़ लोग भी रहते हैं और भारतीय लोग भी रहते हैं, दोनों देशों के लोगों का अच्छा खासा वहाँ पॉपुलेशन, और दोनों मिलके बन गया मलेशिया। तो वहाँ पे मैंने देखा थिन डायबिटीज़ एंड फैट डायबिटीज़, 2 तरह के मैंने स्पेसिमेन एक ही जगह पे देख लिए। मोटे लोग भी डायबिटीज़ हैं और पतले लोग भी हैं डायबिटीज़ पेशेंट। चाइनीज़ जो डायबिटीज़ पेशेंट दे आर ऑल थिन, एंड जो इंडियन ओरिजिन के और वहाँ पे रहते हैं दे आर ऑल फैट। और वहाँ पे जो डायबिटीज़ की जो पॉपुलेशन है दैट इज़ इंडिया से डबल, अबाउट 16%। तो मैंने पूरे दुनिया भर में अलग अलग तरह के डायबिटीज़ पेशेंट का एक्सपीरियंस कर लिया है। तो एक बात जो कॉमन मैंने देखा है वो ये कि चाहे वो थिन डायबिटीज़ हो, फैट डायबिटीज़ हो, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, जितने प्रकार के डायबिटीज़ के नामकरण आप कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने कॉमन देखी वो ये कि जब वो दवाओं पे रहते हैं तो नो मैटर व्हाट, चाहे वो कितना भी डाइट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, धीरे धीरे जैसे आपको पता ही है दवा की क्वांटिटी बढ़ती जाती है और एक स्टेज आता है, वो स्टेज 1 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, दैट इज़ समथिंग जो वेरिएबल हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जो वेरिएबल नहीं है कि एक स्टेज आएगा जब वो मेडिसिन से वो जाएगा ग्रेजुएट होके वो इंसुलिन पे आ जाएगा।
फिर इंसुलिन से वो मल्टीपल टाइम इंसुलिन पे आएगा और फिर वो कोमॉर्बिड कंडीशन धीरे धीरे जन्म देने लगेगी। ये एक जर्नी है डायबिटीज़ पेशेंट की, और जो लास्ट का 5 साल होता है या 10 साल होता है वो बहुत ही पेनफुल, बहुत ही पेनफुल। किसी के टांग काटनी पड़ी, किसी की आंखें अंधे हो गए, किडनी फेल हो गया, डायलिसिस के लास्ट के 5 साल जितने उसने कमाया था वो चला गया। तो ये चीज़ जो है ये कंसिस्टेंटली मैंने देखा है, क्योंकि हम अपने पेशेंट्स का आंकड़ा रखते हैं। आज मैं आपके सामने आंकड़ा रखूँगा आखिर में। तो ये मैंने कंसिस्टेंटली देखा सारे पेशेंट्स में, जितने भी पेशेंट चाहे किसी भी प्रांत की हो। और हमारा ऐप है डायबिटीज़ 72 ऐप, जिस ऐप के माध्यम से हम पूरे वर्ल्ड में जो 52 कंट्रीज में हमारे पेशेंट्स हैं उनको मॉनिटर करते हैं। तो अब ऐसा क्यों है, वाई इट इज़ सो, और हम क्या कर सकते हैं। यहाँ अगला 1 मिनट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें इंसाइट देगा कि गड़बड़ क्या चल रहा है। तो ये मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, और जो अगला 1 मिनट में जो बताने जा रहा हूँ वो ये, जो आप स्क्रीन पे आप देखेंगे कि डायबिटीज़ की जितनी सारी दवाइयाँ दुनिया में आई थी उसमें ज़्यादातर मेडिसिन 1960 से पहले आ चुकी थी। मेटफॉर्मिन है, सल्फोनुरियाज हैं, ये जो मोस्ट पॉपुलर मेडिसिन हैं, दे हैव बीन इन द मार्केट बिफोर 1960। ये एक ऐसा दौर था 1960 से पहले जब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं हुआ करता था। मतलब ये कि उस वक्त कोई भी दवा को मार्केट में लाना इज़ वेरी इजी। वो किसी भी डॉक्टर ने 4-5 डॉक्टर ने लिख दिया ये तो ब्लड शुगर घटाता है, एंड इट इज़ ईजी टू कम। 1962 में रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का एक दौर आया कि FDA ने बोल दिया अब तो कोई भी दवा आएगी तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इज़ मस्ट। लेकिन तब तक वो दोनों दवाइयाँ या उस तरह की और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ, ढेर सारी दवाइयाँ ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है जो आज भी है, और वो तब बिना रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के, और वो अपना अच्छा मार्केट शेयर बना चुकी है कि उसको हटा भी नहीं सकते इतना, जैसे सिगरेट को हटा नहीं सकते अभी, इतना मार्केट शेयर है उसका, इतना रेवेन्यू है, इतना उसका टैक्स उससे मिलता है, तो गवर्नमेंट उसको हटा नहीं सकती। सिमिलरली वो दवाइयाँ भी नहीं हटा सकती, अभी तक तो नहीं हटाई है, अभी भी वो दवाइयाँ हैं। तो अब जब 1962 में जो नई नई दवाई आने लगी 62 के बाद, उनमें रैंडमाइज ट्रायल होने लगा, और जो पुरानी दवाई आ चुकी थी उनमें भी रैंडमाइज ट्रायल शुरू हो गया, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। और ट्रायल शुरू होने के बाद एक नतीजा आया 1975-72 में कि जितनी भी डायबिटीज़ दवाइयाँ हैं वो ब्लड शुगर घटाती तो हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू मोर इल एंड एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द मोर्टलिटी। यानी कि ब्लड शुगर तो घटा रही है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उससे उस इंसान के मरने के चांसेस बढ़ रहे हैं। कंसिस्टेंटली जितने सारे ट्रायल हुए, कंसिस्टेंटली जितने सारे ट्रायल हुए, वो ट्रायल की लिस्ट ये आपके सामने है। मैं सीधे पते की बात में आऊँगा सोल्यूशन में 5 मिनट बाद, कि एक और ट्रायल है, एडवांस ट्रायल है, यूकेपीडीएस ट्रायल है, VADT ट्रायल, वेटरन अफेयर डायबिटीज़ ट्रायल जिसे कहते हैं। तो जितने मेजर ट्रायल हुए सब ट्रायल ने यही बताया कि ब्लड शुगर तो घटेगा बट उसके मरने के चांस बढ़ जाएंगे। तो पेशेंट देख रहा है मेरा ब्लड शुगर नंबर पे उसका फोकस है, लेकिन वो धीरे धीरे मरने के और करीब आ रहा है। बोलने का मतलब ये है कि 2 तरह के लोग हैं, दोनों ही डायबिटीज़ पेशेंट हैं, दोनों का ब्लड शुगर 400 रहता है mg/dL, एक दवाई लेता है और एक दवाई नहीं लेता है। तो ये देखा गया स्पेशली एकॉर्ड ट्रायल में कि जो तो दवाई लेता है उसके मरने के चांसेस 22% ज़्यादा इन कंपैरिजन टू जो तो दवाई नहीं लेता है। तो बोलने का मतलब यहाँ क्लियरली, जिसकी वजह से ACP गाइडलाइन, एसोसिएशन कॉलेज ऑफ फिजिशियन गाइडलाइन है, ऑफ प्रोफेशनल सॉरी गाइडलाइन है, जो कि ACP गाइडलाइन जो दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी बॉडी है, और ये 6 मार्च में नई गाइडलाइन आई, या यूँ बोलो कि नई गाइडलाइन आना मजबूरी हो गया, क्योंकि ये सारे नतीजे को लेके एक गाइडलाइन बनाना था। उस गाइडलाइन, वो गाइडलाइन के जो पेपर्स हैं, मैं उसकी कुछ कॉपी लाया हूँ, मैं आखिर में आपको दे दूँगा एक एक कॉपी। वो गाइडलाइन क्या है मैं एक लाइन बताना चाहता हूँ। उस गाइडलाइन का जो पहला गाइडेंस है वो ये है कि पेशेंट को 6 मार्च 2018 में ये गाइडलाइन आ गई कि पेशेंट को अब दवाई देने से पहले बताना पड़ेगा कि ये दवाई आपकी ब्लड शुगर घटाएगी बट एट द कॉस्ट ऑफ किलिंग यू। अब वो पेशेंट दवा ले सकता है। जिस ठीक उसी तरह से सिगरेट में वार्निंग होता है कि भाई अब चाहे आप सिगरेट खरीदो, लेकिन जनता को तो वार्निंग दे दिया ना गवर्नमेंट ने, वैसे वार्निंग होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज द ACP गाइडलाइन नंबर 1। नंबर 2, ये आपके काम की गाइडलाइन है कि कोई भी अगर इंसान का ब्लड शुगर पोस्ट प्रेंडल 250 mg/dL से नीचे रहता है बिना मेडिसिन के, तो वो सेफ रेंज में है, उसको किसी दवा की जरूरत नहीं, इनफैक्ट उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, दैट इज वेल कंट्रोल्ड। 250 mg/dL पोस्ट प्रेंडल। तो ये 4 गाइडेंस निकाली, उसमें से एक गाइडेंस जो है वो चौथी गाइडेंस वो बड़ी इंपॉर्टेंट है HbA1c पे, कि लगभग 8 से नीचे अगर HbA1c है तो दैट इज नॉर्मल, 8, जबकि अभी आप देखेंगे तो 5.6 है, कोई बोलेगा 6 है, या कोई बोलेगा 6.5, 8 नहीं बोलेगा कोई, 8 तो बोलेंगे भाई ये तो मर जाएगा, जबकि 8 इज नॉर्मल, दैट इज द ACP गाइडलाइन। मैं इसकी कॉपी दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, राइट।
तो ये सारे गाइडलाइन 6 मार्च पे आगे 2018 इस तरह की गाइडलाइन मैंने 2015 में किताब निकाली थी, लास्ट डेज ऑफ डायबिटीज़, उसकी भी एक कॉपी लाइब्रेरी में छोड़ के जाऊँगा। उसमें हम ये सारे कुछ अपने पेशेंट को फॉलो करते ही थे, लेकिन फिर ये ऑफिशियल भी हो गया। लेकिन भारत में जब ये गाइडलाइन आई 6 मार्च, 7 मार्च में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एजिटेशन शुरू कर दिया कि ये गाइडलाइन हम नहीं मानेंगे, ना ही हम जनता तक पहुंचाएंगे। तो इसीलिए ये गाइडलाइन भारत में प्रेवलेंट नहीं है, कई सारे देशों में नहीं है इनफैक्ट। लेकिन ये गाइडलाइन अपनी जगह पे है। प्रेवलेंट नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि ये गाइडलाइन नहीं है, इट इज़ देयर, बट ये कमर्शियली लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि ये गाइडलाइन को लाने का मतलब ये है कि दवाई को कम करना, और दवाई को कम करना मतलब बिजनेस कम करना। खैर, तो दैट इज़ व्हाट हैपेंड इन 2018। 2018 का अगर आप अखबार देखेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया, जितने सारे अखबार हैं उन अखबार में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे कंक्लूसिवली अगला 1 मिनट और टुवर्ड्स ऑल दिस थिंग्स, कि मैंने ये देखा है, जो वैसे भी क्लिनिकली प्रूवन है, कि ज़्यादातर मौतें डायबिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में हाई ब्लड शुगर से नहीं होती हैं, ज़्यादातर मौतें होती हैं लो ब्लड शुगर से, हाइपोग्लाइसीमिक स्टेज से। और हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली किसी को नहीं आ सकता, मतलब कुदरती नहीं हो सकता, वो मेडिसिन इंड्यूस्ड ही होता है। मैंने ये देखा कि चाहे आप भूखे रहें 10 दिन, आपको कभी हाइपोग्लाइसीमिक स्टेज में नहीं आ सकते। हाइपोग्लाइसीमिक स्टेज में आने के लिए आपको ओरल ड्रग या इंसुलिन लेना पड़ेगा, दैट इज़ हाउ यू कैन बिकम हाइपोग्लाइसीमिक। तो most of the death because of the diabetes is not because of high blood sugar, it is because of low blood sugar. तो ये बात जो है, पहली चीज़ जो मैं अपने पेशेंट्स को अक्सर बताता हूँ कि आप लोगों का होड़ है, दौड़ है कि जितनी कम ब्लड शुगर उतना अच्छा हेल्थ। ऐसा हम लोगों के दिमाग घुसा दिया है कि अगर किसी का ब्लड शुगर 99 आएगा तो बड़ा खुश होगा कि मेरा हेल्थ अच्छा है, जबकि हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स मोर डेथ। मेडिसिन इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया इज मीन्स मोर डेथ। सो लो ब्लड शुगर एंड लो ब्लड प्रेशर मोस्टली, मेजरली, हमेशा तो नहीं लेकिन मेजरली ये मेडिसिन इंड्यूस्ड मैंने देखा है। और यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारण है डेथ का, या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारण है हार्ट अटैक का, कार्डिक इवेंट का, कार्डिक अरेस्ट का। लैंसेट का ये रिपोर्ट आप देखिए कि ज़्यादातर हमें लगता है कि हार्ट अटैक जब भी होगा, कोई बोलेगा आपका ब्लड प्रेशर बीपी हाई हो रहा है तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस हैं। कभी भी ये सुना नहीं होगा आपका बीपी लो है तो हार्ट अटैक के चांसेस हैं। लेकिन अगर हम देखें, क्लिनिकली देखें, या हम सर्वे को देखें, स्टडीज़ को देखें, स्टडी ये देखता है, पता करती है कि ज़्यादातर जो हार्ट अटैक के पेशेंट हैं उनका बीपी हैड बीन लोअर रादर देन बीपी हैड बीन हायर। हायर को भी होता है, लोअर को भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर लोअर, राइट। तो जो लो बीपी है दैट इज़ ऑलवेज मेडिसिन इंड्यूस्ड, इट इज़ ऑलवेज मेडिसिन इंड्यूस्ड। तो लो बीपी है, लो ब्लड शुगर है, ये सारे मेडिसिन इंड्यूस्ड है। तो दैट इज़ व्हाट वी प्रैक्टिस हमारे जहाँ जहाँ सेंटर है, कि सबसे पहले तो दवाई को मिनिमाइज़ करना या दवाई को छुड़ा देना, और फिर ब्लड शुगर को कंट्रोल करना 250 से नीचे। ख़ास तौर पे जो इंसुलिन के पेशेंट हैं, छोटे बच्चे जो हमारे पास आते हैं, उनका तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो 1 यूनिट भी फालतू इंसुलिन जाता है तो बिल्कुल ही हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज आता है, 50 इवन 30 mg पर डेसीलीटर, इस तरह से आता है, जो कि अनवारंटेड है। अनवारंटेड मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सारा कुछ प्रिवेंटिव है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपसे पूछने के लिए, समझाने के लिए। हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीज़ और रिस्क ऑफ ब्रेन स्ट्रोक, या रिस्क ऑफ ब्रेन स्ट्रोक एंड हार्ट डिजीज लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर। इन दोनों में से कौन सा आपको लगता है कि ज़्यादा रेलेवेंट लग रहा है, ठीक लग रहा है, सेंटेंस फ्रेम इज ओके, पहला या दूसरा? विच वन लुक्स टू बी मोर अप्रोप्रिएट? पहला, हाई ब्लड प्रेशर तो हार्ट डिजीज़ के चांसेस हैं और ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस हैं, या रिस्क ऑफ ब्रेन स्ट्रोक है या हार्ट डिजीज़ है तो हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस हैं? कौन सा ज़्यादा ठीक लग रहा है, सटीक लग रहा है, पहला या दूसरा? विच लुक्स टू बी मोर अप्रोप्रिएट? एनीबडी? फर्स्ट और सेकेंड? फर्स्ट। अगर मैं ये क्वेश्चन अक्सर पूछता हूँ किसी भी सेटिंग में, चाहे वो जनरल पब्लिक के लिए मेरे लिए होते हैं या फिर प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं, तो फर्स्ट ही ज़्यादा सही लग रहा है। यही तो हमने सुना है अक्सर कि ज़्यादा आपका बीपी बढ़ा है तो अगला सेंटेंस आ जाता है तो आपको हार्ट डिजीज़ हो सकता है, आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, तो ऐसा करो कि आप बीपी को कम रखो, राइट। अब इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन करने के लिए आई नीड अ स्मॉल पेन। एक पेन है। अब मान लीजिए ये पेन है मेरे पास, और इस पेन, ये पाइप है, मान लो ये पाइप है, एक्चुअली ये पाइप ही तो है। इस पाइप को अगर मैं पानी के टैप में लगा देता हूँ और टैप ऑन कर देता हूँ तो पानी यहाँ से बहेगा, राइट, वाटर पाइप। अब इसको अगर मैं दबा देता हूँ, इफ़ आई स्क्वीज इट, तो वाटर प्रेशर क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? इट विल इंक्रीज,
क्योंकि डायमीटर घट रहा है, लेसर द डायमीटर मोर इज द वाटर प्रेशर, लेसर द डायमीटर मोर इज द वाटर प्रेशर, राइट। अब मान लेते हैं ये ब्लड वेसल है, पानी की जगह ब्लड जा रहा है अंदर, अब मैं इसको दबा देता हूँ तो, या फिर मैं अंदर इसका ब्लॉकेज अगर आता है तो ब्लॉकेज आएगा तो डायमीटर घटेगा, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, राइट। तो जब भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है दैट मीन्स इंडिकेटिवली उसके बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हैं, दैट रिजल्टेड इन हाई ब्लड प्रेशर। अब जब ब्लड प्रेशर की वो दवा लेता है तो दवा उस कॉज को नहीं हटा रहा, वो ब्लॉकेज नहीं हट रही है, दवा क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है हार्ट को, लंग्स को, किडनी को, और उस इन्फ्लुएंस से हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है एंड दैट रिजल्ट्स इन ब्लड प्रेशर फोर्सफुली कम हो जा रहा है। तो मतलब ये ब्लड प्रेशर कम हो रहा है लेकिन जो कॉज था वो कॉज वहीं पे है, वो ब्लॉकेज वहीं पे है। तो ब्लड प्रेशर की दवा ब्लड प्रेशर रिड्यूस कर रहा है विदाउट रिड्यूसिंग द लिटरल कॉज, जो कॉज है, तो कॉज वहीं पे ही है, कॉज वहीं पे ही है। तो ब्लड प्रेशर की दवा कभी भी आपके किसी के हार्ट अटैक के चांसेस को घटा नहीं पा रही है, क्योंकि जो हार्ट अटैक का जो मेन कॉज है वो ब्लॉकेज, वो तो वही कम ही है। तो दैट्स व्हाट इट शुड बी लाइक दिस कि रिस्क ऑफ ब्रेन स्ट्रोक एंड हार्ट डिजीज, अगर आपके बॉडी में हार्ट डिजीज है मतलब ब्लॉकेज है, देन इट मे कॉज हाई ब्लड प्रेशर, राइट। इट इज नॉट दैट हाई ब्लड प्रेशर है तो हार्ट डिजीज होगा, इट इज जस्ट दैट कि हार्ट डिजीज है आपको, इसका मतलब आपको हाई ब्लड प्रेशर आएगा। तो हमें हाई ब्लड प्रेशर को ठीक नहीं करना है, हमें तो हार्ट डिजीज को ठीक करना है। हाई ब्लड प्रेशर इज द आउटकम, राइट। तो ये चीज़ मैं एक स्टूडेंट्स को, अपने पेशेंट्स को समझाता हूँ कि मान लो यहाँ पे अगर एक बर्फ़ी डाल दें तो कुछ देर बाद आए, 2 घंटे बाद तो बहुत सारी चींटियाँ मिल जाएंगी। तो अब चींटियों को हटाने का तरीका क्या है कि अगर बर्फ़ी हटा दो, द कॉज इज़, तो चींटी अपने आप गायब हो जाएगी, अदरवाइज कितना भी मारते रहो चींटियों को, मोर एंड मोर विल कम। द सेम थिंग हैपन्स विद द बॉडी, कि हमें टारगेट कर रहे हैं सिम्टोमेटिकली ज़्यादातर वर्ल्ड में, और सिम्टोमेटिकली जब भी टारगेट करेंगे दैट विल लीड टू, रीडिंग कम हो गई, वो बंदा खुश हो गया लेकिन उसके चांसेस ऑफ डाइंग कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया। बढ़ इसलिए गया क्योंकि एक तो उसको लो ब्लड प्रेशर होने का चांसेस है सिंस ही इज टेकिंग सम केमिकल, और मैंने ये देखा है कि जैसे ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं और जैसे ही उनको सिट्रस फ्रूट जूस हम देते हैं, आगे मैं बताऊँगा सिट्रस फ्रूट जूस का क्या कनेक्शन है, देते ही उस दिन उसका ब्लड प्रेशर लो होना बिल्कुल फिजिबल है, लो होना इज़ जस्ट अप्रोप्रिएट। वाई? बिकॉज जैसे सिट्रस फ्रूट देते हैं तो जैसे आपको पता है कि जो एलोपैथिक ड्रग्स हैं वो उसकी जो बॉडी में फर्स्ट पास है वो बढ़ जाता है। नॉर्मली मान लो कोई ब्लड प्रेशर की दवा है, जितना वो खाएगा उसका 150 ब्लड में घुलेगा, बाकी तो बॉडी से कोलन से चला जाएगा। बट जिस दिन सिट्रस फ्रूट जूस पेट में होगा, अब वो दवा खाएगा तो उस दिन अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग टू द बॉडी इज़ मच मोर, यानी कि उस दिन उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, और घट जाएगा ना, राइट। तो ठीक उसी तरह से जिस दिन वो फास्टिंग पे रहेगा उस दिन भी उसकी ब्लड प्रेशर, उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ दैट मेडिसिन टू द बॉडी इट इंक्रीजेस, यानी कि उस दिन भी उसका ब्लड प्रेशर घटेगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 3 सर्कमस्टेंस रखते हैं, 1 2 3। एक में वो रेगुलर खाना खा रहा है, रोटी सब्जी दाल चावल, तब दवाई ले रहा है। दूसरे में वो दिन में 3-4 बार सिट्रस फ्रूट जूस पी रहा है और अब खाना खा रहा है, दवाई ले रहा है। तीसरे में वो फास्टिंग कर रहा है तो दवाई ले रहा है। वो तो दवाई की जो मात्रा है वो बदल नहीं रहा, वो तो सेम ही रख रहा है ना हमेशा, लेकिन उस स्पेशल केसेस में उसका ब्लड प्रेशर घट गया, लो ब्लड प्रेशर, एंड दैट में कॉज कार्डियक अरेस्ट, विच कॉजेज कार्डियक अरेस्ट नॉर्मली। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेडिसिन को उतना ही रखना, क्योंकि और तो इसका मतलब खा तो सेम ही रहा है लेकिन बॉडी में अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से बॉडी में इम्पैक्ट उस दवाई का भी चेंज होगा और कई बार तो वो डिजास्टर्स होता है। तो ये सारी दवाइयों के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं इनको खुलासा करने के लिए ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने alltrials.net ये आज से 3 साल पहले शुरू किया था, और इन्होंने ये कमिटमेंट किया था, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल दुनिया का नंबर 1 मेडिकल जर्नल ग्रुप है, तो कि हम हर हफ्ते एक दवाई को एक्सपोज करेंगे। तो यहाँ आप जाएंगे तो बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या होगा, ऐसे पेशेंट जब आते हैं मेरे पास, जो पेशेंट आते हैं वो आते हैं ब्लड प्रेशर की दवा भी ले रहे हैं, ब्लड शुगर की दवा भी ले रहे हैं, वो थायराइड की गोलियाँ भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं आता कोई कि सिर्फ एक दवा ले रहे हैं। तो अगर मैं डाइट दूंगा तो मुझे उसकी दवाइयों का छेड़छाड़ उसको कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो सुसाइडल हो जाएगा। कि डाइट, वो कई बार पेशेंट बोलते हैं डाइट तो आपकी ले लूँगा, दवा उस डॉक्टर की ले लूँगा, तो दैट इज़ सुसाइडल, क्योंकि जैसी डाइट देंगे तो ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, सारी पैरामीटर नीचे आएंगे।
तो वो हाइपरग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड हो जाएगा, तो दैट बिकम्स अनदर डेंजर। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो कंक्लूसिव बात वो है कि ब्लड प्रेशर जो है, मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, नॉर्वे दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लंबी आयु रहती है लोगों की, 80 साल के आसपास, और वहाँ पे जो एवरेज ब्लड प्रेशर लोगों की वो है 150/90, 150/90। अब अगर यहाँ से कोई डॉक्टर अगर वहाँ चले जाए और ब्लड प्रेशर नापेगा तो क्या बोलेंगे, अरे बाप रे सबका तो हाई ब्लड प्रेशर हो गया, सभी को दवा देके इनकी दवाई उनकी ब्लड प्रेशर को नीचे करो, नहीं तो ये तो मर जाएंगे, जबकि वो उनका नॉर्मल है। तो मैं ये देखता हूँ कि हर एक का नॉर्मल कुछ भी हो सकता है, किसी का 100/60 भी नॉर्मल हो सकता है, किसी का 140/90 भी नॉर्मल हो सकता है, जिसमें वो नॉर्मल फील कर रहा है दैट इज़ नॉर्मल। जो मेरे साइज़ का जूता है वो मेरे लिए नॉर्मल है, वो आपको फिट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, दैट इज़ वॉट इज़ थिंग। अब अगर हिस्टोरिकली आप देखेंगे 1993 से पहले जॉइंट नेशनल कमेटी रिपोर्ट 4, तब 160/100 से ऊपर किसी का ब्लड प्रेशर हुआ करता था, देन दे यूज्ड टू गिव मेडिसिन, बट 1993 ऑनवर्ड्स वो 140/90 हो गया, आजकल तो 120/80 है, हो सकता है इस साल के अंत तक 115/75 हो जाए। तो मतलब वही इंसान बीमार नहीं है जो हॉस्पिटल जाके ब्लड प्रेशर चेक नहीं करा रहा। तो यहाँ पे द फर्स्ट थिंग जो मैं अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि पैरामीटर क्या है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये कि हाउ यू आर फीलिंग। पैरामीटर हो सकता है कि आपके मनपसंद पैरामीटर 120/80 है, वो लाने के लिए आप दवा ले लेंगे, आ भी जाएगा, बट हमारा मेन गोल कोई आंकड़े पे नहीं है, हमारा मेन गोल ये है कि हम लंबी आयु जिए, एंड दैट टू एवरी मोमेंट आई शुड फील हेल्दी। क्या हम वो अचीव कर पा रहे हैं? दो चीज़ें हैं जो मेरे पेशेंट्स आते हैं, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर, तो ये दोनों जब होते हैं किसी के पास तो बाद में निकलता है कि तीसरी दवाई भी वो लेते हैं, जो वो दवाई नहीं मानते अक्सर। कैन यू गेस व्हाट इज दैट मेडिसिन? आप में से कोई भी? यस, कोलेस्ट्रॉल की दवाई। उनको दवा नहीं मानते, अब बोलते हैं कि ये तो टॉफ़ी है, खा लेते हैं वो। यस, अटोरवास्टेटिन। तो उसको दवा नहीं मानते आजकल, इतना ज़्यादा वो लेने लगे हैं कि घुल मिल गए हैं दवाइयों से कि लगता है कि ये दवाई नहीं है। तो मेनी टाइम पेशेंट दे डोंट मेंशन ऑल्सो कि मैं कोलेस्ट्रॉल दवा लेता हूँ, क्या लेना देना, ये तो मेरी लाइफ का ही पार्ट है, जैसे हम सांसें लेते हैं ऑक्सीजन आता ही है, तो वैसे ही कोलेस्ट्रॉल की दवा को लोग मानते हैं। जबकि मैंने देखा, लेकिन ये सारी बातें करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये दवाइयाँ होंगी तो जो DIP डाइट जिसकी बात मैं बताने वाला हूँ, वो उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज वो डाइट जब है तो वो दवाइयाँ भी हैं, एंड बोथ ऑफ देम दे इंटरैक्ट एंड गिव अ डिफरेंट रिजल्ट, एंड दैट रिजल्ट इज़ नॉट व्हाट रिजल्ट वी वेर एक्सपेक्टिंग। तो यहाँ पे द कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन, आई जस्ट आस्क माई पेशेंट कि उनसे कि कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन का साइंटिफिक नाम क्या है, वो आप देखो तो साइंटिफिक नाम तो यही है, HMG कोएंजाइम इनहिबिटर। HMG कोएंजाइम इनहिबिटर, उसका साइंटिफिक नाम कोलेस्ट्रॉल को इनहिबिटर नहीं है। कोलेस्ट्रॉल इनहिबिटर मतलब इनहिबिट करना, कोलेस्ट्रॉल को रोकना, कोलेस्ट्रॉल बनने से रोकना, तो उसका नाम साइंटिफिक नाम होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल इनहिबिटर, बट वो नाम नहीं है उसका। उसका नाम ये क्यों है? ये इसलिए क्योंकि वो जो दवाई लेते हैं एटोरवास्टेटिन आप बोल रहे थे, वो कोलेस्ट्रॉल को नहीं रोकता बॉडी में, वो बॉडी में HMG कोएंजाइम को रोकता है। ये जो केमिकल है, इससे केमिकल पाथवे बनता है, उनमें से एक कोलेस्ट्रॉल है। बाकी सारे केमिकल भी बॉडी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल CoQ10 इंपॉर्टेंट फॉर हार्ट एज यू ऑलरेडी नो। तो अब कोलेस्ट्रॉल की दवा क्या करती है, यहाँ ब्लॉक कर देती है, ये पूरे पाथवेज को ब्लॉक कर देती है, और कई बार अनफॉर्चुनेटली ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनमें ये पाथवे बनता ही नहीं है बॉडी में, ये बहुत थोड़ा बनता है। सो ऐसे बच्चों को एक सिंड्रोम बोलते हैं, हचिंसन गिलफोर्ड सिंड्रोम। आपने एक मूवी देखी होगी पा मूवी में जो बच्चा है वो पिता से भी ज़्यादा उम्र का, 8 साल का बच्चा 80 साल का लगने लगता है। तो ये सिंड्रोम होता है जिनकी बॉडी में ये जो पूरा पाथवेज देख रहे हैं, ये पाथवेज नेचुरली नहीं बनता है, जो कि हमें बनता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जानबूझ के ये दवाई लेके उस पाथवे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि हमारी भी आयु बढ़ जाएगी, मतलब वी विल ग्रो ओल्ड फास्टर। तो अब करना क्या है? दीज आर द थिंग्स जो कि हमारे आसपास सामने हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल। तो अब करना क्या एग्जैक्टली, व्हाट आर द स्टेप्स क्या है? अब मैं जो स्टेप्स बताने वाला हूँ, अगर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हैं जिनमें किडनी डिजीज़ नहीं है, जिनमें कोई हिस्ट्री हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का नहीं है, तो उनको क्या करना है, पहले मैं उस पर आता हूँ डाइट का। फिर जिनमें जो इंसुलिन डिपेंडेंट है या किडनी डिजीज़ है या जिनको हिस्ट्री है हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की रही है, उनको क्या करना है, फिर उस पर हम आ सकते हैं। तो अभी जो मैं बताऊँगा डाइट प्रोटोकॉल,
क्यों, कैसे, क्या, वो इनके लिए है। तो कोई भी पेशेंट जो ये फुलफिल करते हैं, अच्छा आप इंसुलिन पे नहीं है, किडनी डिजीज तो नहीं है, और हार्ट अटैक भी नहीं हुआ, ब्रेन स्ट्रोक भी नहीं है, चलो भाई तो आपके लिए प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल मैं करता हूँ जो हमारे डायबिटीज़ 3 डेज़ रेजिडेंशियल कैंप में आते हैं उनको हम करते हैं। जो कैंप में जब आते हैं, मलेशिया में होते हैं हमारे कैंप, वियतनाम में होते हैं, भारत में भी होते हैं, दिल्ली में होते हैं, तो उनको जो रूल होता है कि जैसे ही आते हैं तो जो दवाइयों पे हैं वो ये तीनों दवाइयाँ हम इमीडिएटली स्टॉप करते हैं। इवन इफ वो बोलता है ये तो 10 साल से ले रहा हूँ और ये रोक देंगे तो हम तो मर जाएंगे, लेकिन हमारा प्रोटोकॉल ही ये है कि अगर आप वो रोकने को तैयार हैं तो जब वो एंटर करते हैं हमारे रिजॉर्ट में तो सबसे पहले वो दवाइयाँ जमा कर देते हैं बिफोर दे एंटर द रिजॉर्ट। और उसके बाद तो दवाइयाँ नहीं हैं, लेकिन हमें उनका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, वो सारे पैरामीटर वहीं पे रखने हैं जहाँ दवाई के साथ वो रखता था, वो भी इमीडिएटली। वो 15 साल 20 साल से दवाइयाँ ले रहा है, उसकी बॉडी इज़ यूज टू ऑफ दैट मेडिसिन, इन स्पाइट ऑफ नोइंग ऑल दोस थिंग्स वी नो कि दवाइयाँ छुड़ाना है, लेकिन ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को वहीं मैनेज करना है हमें। तो इसमें हम एक छोटा सा हम चैलेंज जिसे बोलते हैं टेस्ट, उसे कंडक्ट करते हैं। उस टेस्ट का नाम हमने दिया है 250। इस चैलेंज का 3 डेज डायग्नोस्टिक चैलेंज, इट इज़ कॉल्ड चैलेंज 250। तो 3 दिन के अंदर, यानी कि इट टेक्स अबाउट 72 आवर्स, 72 आवर्स का चैलेंज होता है। वो 3 दिन के लिए हम अपने रिजॉर्ट में उसको रखते हैं। और वर्चुअल कैंप भी होता है जहाँ 3 दिन हम अपने ऐप के माध्यम से उनको मॉनिटर करते हैं, और तब भी इसी नंबर को हम फॉलो करते हैं। स्टेप 1 कि वो दवाइयों को हमने बोला 3 दिन के लिए आप छोड़ दो, और स्टेप 2 चैलेंज 250। 250 चैलेंज क्या है? वेरी सिंपल, कि मान लो छोड़ दिया उसने दवाई, और छोड़ने के बाद उसका सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ये दोनों अगर 250 से नीचे आता है, सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक अगर दोनों 250 से नीचे आता है अकॉर्डिंग टू कॉक्रेन डेटाबेस, बिना दवाइयों के रिस्पॉन्स के, तो दवाई की कोई आवश्यकता नहीं, इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ ही इज़ इन ए सेफ रेंज बेसिकली, राइट। तो पहला कि बिना दवाई के, जैसे हम करते हैं अपने उसमें, कि बिना दवाई के उसका ब्लड प्रेशर कितना रहता है। अगर बिना दवाई के उसका ब्लड प्रेशर 250 से नीचे रहता है या उसके बराबर रहता है, सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक, दिस मीन्स उसका ब्लड प्रेशर सेफ रेंज में है, ही नीड नॉट टू वरी अबाउट टेकिंग द मेडिसिन। यानी कि उसको ना तो मेडिसिन की ज़रूरत है, ना मेरी डाइट की ज़रूरत है, बिना डाइट और मेडिसिन के ही उसका बॉडी 250 से नीचे मेंटेन कर रहा है, ही इज़ इन ए सेफ रेंज। अब आता है कोलेस्ट्रॉल की। टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है, बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एलडीएल है, एचडीएल है, ट्राइग्लिसराइड है, तो बट एम्फेसिस इज ऑलवेज ऑन टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है। अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल 250 mg पर डेसीलीटर से नीचे रहता है विदाउट मेडिसिन, राइट, देन ही इज इन ए सेफ रेंज, नीड नॉट टू वरी अबाउट द मेडिसिन और नीड नॉट टू वरी अबाउट रिड्यूसिंग इट। अच्छा, इसका एविडेंस क्या है कि 250 आया कहाँ से? अगर ये सवाल आपके दिमाग में है तो पूरे दुनिया के जो एविडेंसेस को कलेक्ट करके मैंने इस बुक में डाल दिए। इस बुक का जो ई बुक है, एट द एंड मैं आपको लिंक दूंगा, फ्री ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसमें एविडेंस देख सकते हैं। अब आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग, ब्लड शुगर। ब्लड शुगर में एवरेज ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर पेशेंट को हम बोलते हैं दवाई छोड़ने के अगले दिन, और ब्लड शुगर बिफोर स्लीप, एज्यूमिंग कि खाना खाने से 2 घंटे बाद ही सोएगा वो, दोनों को प्लस कर दिए, डिवाइड बाई 2। अगर ये 250 mg पर डेसीलीटर से नीचे आता है बिना दवाइयों के, इसका मतलब इट इज़ इन ए सेफ रेंज, राइट। सो ACB गाइडलाइन 6 मार्च इट ऑल्सो सेज कि 250, ऑलमोस्ट 250, राइट, वो मिलीमोल में बात करते हैं, तो मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये तीनों पैरामीटर्स मैंने देखा है, ज़्यादातर अबाउट 70% हमारे पेशेंट्स हैं कि उनको बिना दवाई के ये तीनों पैरामीटर सेटिस्फाई हो रहे हैं, यानी कि वो मेडिसिन फ्री भी हो गए और मेरे डाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी भी प्रिवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, एंड ही इज़ मेंटेनिंग। 30% ऐसे पेशेंट होते हैं कि बिना दवाई के ये तीनों पैरामीटर से ऊपर उनका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल चला जाता है, 30%। तो ये 30% को हमें उनका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड कोलेस्ट्रॉल नीचे लाना है, दवाइयों से नहीं, क्योंकि दवाइयों से तो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि ब्लड शुगर नीचे आएगा बट मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर नीचे आएगा बट मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी, एंड सेम इज द स्टोरी विद द कोलेस्ट्रॉल। तो हमें सेफ पैरामीटर में तो लाना है बट नॉट विद द मेडिसिन, और लाना भी इमीडिएटली है। तो पहले तो ये देखते हैं कि कितना है अभी। तो मैंने देखा है फॉर 70% ऑफ पीपल जो हमारे पास आते हैं कि वो ये इसके अंदर ही आते हैं, तो दे आर ऑलरेडी इन सेफ रेंज। लेकिन 30% जिनका सेफ रेंज में नहीं है, उनको 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर सेफ रेंज में लाने के लिए तब हम बोलते हैं DIP डाइट। वो DIP डाइट क्या है वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इन नेक्स्ट 5 मिनट्स यू विल अंडरस्टैंड इट, एंड कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे।
देखिए ये एक है जगह हमारे भारत में, अंडमान निकोबार आइलैंड, आप गए होंगे। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टापू हैं, उनमें से एक टापू के बारे में बता रहा हूँ, उसका नाम है जारावास। जारावास इज़ अ स्मॉल, जारावास एक सिविलाइजेशन एक्चुअली, उसमें बहुत थोड़े से लोग रहते हैं। और यहाँ पे हम जैसे लोगों को, आप जैसे हम जैसे लोगों को जाना अलाउड नहीं है, बिकॉज वी आर सिविलाइज्ड। तो और जाएंगे तो वो तीर मार के वो या तो मार डालेंगे या अटैक करेंगे, कुछ तो करेंगे वो। तो इसलिए वहाँ जाना अलाउड नहीं है, बहुत सारे परमिशन के बाद फिर जाने दे सकते हैं विद लॉट ऑफ सिक्योरिटी। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो देयर आज से कुछ साल पहले, और गया तो वहाँ पे डॉक्टर आर.सी. कर, जो कि इसी टापू के 20 साल पहले अंदर जाके उनसे फ्रेंडशिप कर लिया, उन आदिवासी लोगों से। जारावास, जारावास ऐसे लोग हैं, ये टापू ऐसी जगह है जिसका कनेक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 50,000 साल पहले डिस्कनेक्ट हो गया था। यानी कि 50,000 ईयर बैक के में ये लोग जैसे थे, होमोसेपियंस जिसे बोलते हैं, आज भी लगभग ऐसे ही हैं। यानी कि आग जलाना या फायर है या फिर व्हील्स हैं या कपड़े हैं या खाना बनाना है, ये सारे स्किल्स जो ह्यूमन ने सीखे पूरी दुनिया में, आपस में एक दूसरे को सिखाया, बट ये जो टापू के लोग हैं ये पूरी दुनिया से डिसोसिएट हो गए, तो इनके पास वो स्किल्स आज भी नहीं है, नॉट नाउ इवन टुडे। तो आज भी उनको नहीं पता कि खाना कैसे, आग कैसे जलाते हैं, तो जाहिर सी बात है खाना पकाते नहीं होंगे, फिर कपड़े उनको पता ही नहीं है, कपड़े पहनते नहीं हैं। तो आज भी वो वैसे ही रहते हैं जैसे होमोसेपियंस के ज़माने में लोग रहते थे। तो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको, इन जगह को अछूता रखने की कोशिश किया कि भाई ये जैसे रहते हैं, वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम, और उनको भी हमारे समाज में आने की इजाज़त नहीं, वो वैसा बाउंड्री बना दिया। तो वहाँ पे डॉक्टर आर.सी. कर, उनसे मेरी बात हुई, जिन्होंने इन पे स्टडी किया एंड ही कुड लर्न देयर लैंग्वेज, उनकी जो भी भाषा थी, और उन्होंने एक किताब लिखी जारावास के ऊपर। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने उनसे पूछा क्या इनमें, इन लोगों में आपने डायबिटीज़ देखा? तो उन्होंने कहा कि इनमें डायबिटीज़ नहीं देखा। मैंने कहा व्हाट अबाउट ब्लड प्रेशर? तो कहा इनफैक्ट इनकी ब्लड प्रेशर तो 100/60 के आसपास रहता है। तो मैंने कहा कैंसर, हार्ट डिजीज़? तो कहा कि वो तभी जब कोई जंगली जानवर अटैक करता है या पेड़ से गिरते हैं तो मरते हैं, नॉर्मली कोई बीमारी से नहीं मरते। तो ये एक सैंपल है, ये भी इंडियन ही बोलेंगे टेक्निकली, बट यहाँ डायबिटीज़ नहीं है, हार्ट डिजीज़ नहीं है, ओबेसिटी नहीं है, कैंसर नहीं है, वो सारी बीमारी जो हमारे यहाँ प्रेवलेंट हैं। तो ये एक कैटेगरी के लोग हैं। अब दूसरे एक और कैटेगरी के लोग, कुवैती पॉपुलेशन, दुनिया का सबसे सिक पीपल, जहाँ 21% पॉपुलेशन आर डायबिटिक पेशेंट। देखिए मलेशिया में मैंने बताया था 15-16% डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं, इंडिया का 8, 8.5, 9%, उसके भी कई गुना ज़्यादा कुवैत में। तो कुवैत में आज से करीब 5 साल पहले आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे कुवैत मेडिकल एसोसिएशन की मदद से आई कुड डू सम स्टडी देयर कि वो इतने बीमार क्यों हैं, तो उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनका खान पान क्या है। तो इंटरेस्टिंगली मेरे पास 2 ह्यूमन स्टडी ग्रुप थे, एक जो बिल्कुल बीमार नहीं है, नो डायबिटीज़, और एक बहुत बीमार जिनमें डायबिटीज़ इज़ वेरी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो दोनों को मैंने कंपेयर किया, तो दोनों का जो खाने का पैटर्न है, उस खाने को पैटर्न को ऑब्जर्व किया, तो उसमें जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस को मैंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया। एंड दैट डिफरेंस, ये जारावास पॉपुलेशन जैसे दिखते हैं वो आप देखिए, और कुवैती पॉपुलेशन जिस तरह का खाना खाते हैं, आई कॉल देम VIP डाइट। VIP तो आपको पता ही है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। भारत में वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन का मतलब क्या है? ऐसा इंसान जो सारे नियम तोड़ पाए, तो ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो ट्रैफिक में ट्रैफिक सिग्नल को ब्रेक कर पाए, कोई पुलिस रोके ना, अरे भाई ये तो VIP है। VIP का मतलब ही जो जिसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है। कुछ डाइट ऐसा है, मैंने देखा है, देयर आर सर्टन काइंड ऑफ फूड जो आप जब खाते हैं वो VIP की तरह काम करता है। वो सीधे पेट में जाता है और बिना बॉडी के नियम को पालन किए सीधे ब्लड में जाके घुल जाता है, डिस्टर्बिंग द ब्लड शुगर, डिस्टर्बिंग द ब्लड प्रेशर, डिस्टर्बिंग द बॉडीज होमियोस्टेसिस। दैट इज कॉल्ड VIP डाइट। इसका उल्टा जारावास पॉपुलेशन का जो डाइट था उसको मैंने नाम दिया DIP, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल। इस पे तो सर ने, डॉक्टर एस के गुप्ता ने जी ने क्लिनिकल ट्रायल किया आप ही के संस्थान में, और उसके नतीजे बड़े अच्छे आए, और स्पॉन्डिलाइसिस पे, और साइड इफ़ेक्ट मैंने थोड़ा पता किया सर कि जो लोग DIP डाइट पे थे, बिसाइड कि उनको स्पॉन्डिलाइसिस में फ़ायदा हुआ, साइड इफ़ेक्ट ये था कि उनके थायराइड ठीक हो गए, उनके डायबिटीज़ ठीक हो गए, उनका हार्ट डिजीज़ ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें भी डॉक्टर मोनिका ने मुझे अपडेट दिया, और एक जर्नल में जो अभी केस स्टडी छपा उसमें मैंने पढ़ा। तो द काइंड ऑफ डाइट जो DIP डाइट है वो यहीं से आया है, जारावास।
जारावास जिस तरह की डाइट लेते हैं वो डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल, मतलब हम और आप ट्रैफिक में कैसे बिहेव करेंगे? रेड लाइट है तो वहीं रुक जाएंगे, ग्रीन लाइट है भी तो धीरे धीरे एक सेफली बाकियों के हम सेफ्टी को ध्यान रखते हुए तब हम सेफली निकलेंगे। कुछ डाइट ऐसा है, कुछ खाना ऐसा है जब आप उसको खाएंगे वो पेट में जाएगा और अगर आपका ब्लड शुगर ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो शुगर ब्लड में घुलेगा ही नहीं। ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो अकॉर्डिंगली वो लीवर में छुप जाएगा, कोलोन से निकल जाएगा या धीरे धीरे ब्लड में ऐड होगा। तो वो डाइट ऐसा है जिसे हम बोल सकते हैं DIP डाइट। मैं एक बात बता दूं, दुनिया का कितना भी बीमार इंसान हो, अगर वो DIP डाइट में रहेगा विद इन फ्यू डेज ही कैन बिकम हेल्दी। ऑन द अदर हैंड, दुनिया का कितना भी हेल्दी इंसान हो, वो VIP डाइट में रहेगा, कुछ दिनों में, 1 महीने 2 महीने में ही विल बिकम सिक। तो दैट इज़ कंसिस्टेंटली मैंने देखा, और ख़ास तौर पे ये दोनों तरह के पॉपुलेशन जिनको स्टडी करने का मौका मिला और कॉन्ट्रास्ट देखा इनका डाइट और इनका डाइट। तो कंक्लूजन ये है कि बस एक ही चीज़ दिमाग में है, मैं ये देखता हूँ कि जैसे ही कोई पेशेंट आता है, जिसे हम बोलते हैं पेशेंट, यानी कि वो बीमार है, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि बीमारी कौन सी है, वो बोलेगा थायराइड है मुझे, डायबिटीज़ है मुझे, या बोलेगा हार्ट डिजीज़ है, या बोलेगा मैं डायलिसिस जाता हूँ, बोलेगा कैंसर है, जो भी बीमारी है, आई पुट द पेशेंट ऑन DIP डाइट। और DIP डाइट पे रखते ही कुछ दिनों में, कुछ घंटों से लेके दिनों, दिनों से लेके महीनों में, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी सीवियर इलनेस है, धीरे धीरे वो चला जाता है। अब यहाँ पे एक ही सवाल आता है दिमाग में, क्या सवाल आएगा यहाँ पे? कैसे पता चलेगा DIP डाइट क्या है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज DIP डाइट? उसके लिए अगला स्लाइड जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, उसी के अंदर सारा कुछ है। बस द नेक्स्ट स्लाइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू नो व्हाट इज DIP डाइट। वेरी सिंपल, DIP diet is something fruits and vegetable, nuts, sprouts and leaves, right? These are all DIP diet, right? तो यही चीज़ जो प्लांट बेस्ड फूड जिसे बोलते हैं इन रॉ फॉर्म, दीज आर कॉल्ड DIP डाइट। अच्छा, VIP डाइट क्या है? VIP डाइट इज इसके अलावा सारा कुछ, जो भी चीज़ें, मैं इसको सिंपली मैं ऐसे बोलता हूँ, जो भी चीज़ें जानवर से निकलती हो, वो जानवर से अब क्या निकल सकता है? अंडा निकल सकता है, मछली निकल सकता है, मीट निकल सकता है, या डेयरी प्रोडक्ट निकल सकता है। जो भी चीज़ जानवर से निकलती हो वो VIP डाइट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो कोई पॉइजन है, कि डेयरी प्रोडक्ट हमें लेना है कि नहीं लेना है, बट वो क्यूरेटिव पर्पस के लिए नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जो भी चीज़ फैक्ट्री से निकलती हो, सिंपल डेफिनेशन, आपके खाने में जो प्लेट आया है उसमें जो खाना है वो कहाँ से आया? सीधा फार्म से आया या फैक्ट्री से आया? अगर तो फैक्ट्री से निकला हुआ है तो वो VIP कैटेगरी में आएगा। इंडस्ट्री जैसे बिस्किट है, ब्रेड है, नमकीन है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हैं, दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ पेड़ पे नहीं लटकी हुई हैं तो वो VIP में आएगा। ये लीफ, पत्ते हैं, ग्रीन लीफ पेड़ पे लटकी हुई हैं तो ये DIP में आएगा। तो बस मैं अपने पेशेंट को बोलता हूँ, सभी को बोलता हूँ कि आपको सिर्फ खाना आएगा, आपको देखना है, पूछना अपने आप से, क्या ये DIP डाइट है? क्या ये पेड़ पौधे से डायरेक्टली पेट पे आया है? हाँ तो खा लो, सिंपल। जैसे कोई डायबिटीज़ पेशेंट है तो बोलता है मैंगो, अभी तो आम का सीज़न है, तो मैंगो इनमें से DIP में है कि VIP में है? DIP में। तो हमारे जो पेशेंट हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हैं, आप चाहे तो ट्रायल कर सकते हैं या मुझे बुला सकते हैं। और जो लोग 15 साल से आम नहीं खा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको डॉक्टर ने मना किया, आफ्टर ऑल उनको डायबिटीज़ है, इंसुलिन ले रहे हैं ऊपर से, इतनी बुरी हालत हो गई, तब तो नहीं थी 15 साल पहले। तो वो जब उनको खुली छूट मिलती है तो एक दिन में 6 किलो आम खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट में आम, लंच में आम, डिनर में भी आम। और इंसुलिन नहीं लेते हैं तब भी ब्लड शुगर कहीं वहीं जाके अटकता है जहाँ पे इंसुलिन लेने के बाद और आम नहीं खाने के बाद होता है। सुनने में विश्वास नहीं होगा आपको, जब वो लोग हमारे कैंप में आते हैं तो उनका एक तो इंसुलिन हमने बंद कर दिया, दवाइयाँ बंद कर दी, ऊपर से ब्रेकफास्ट में उनको खूब सारा आम या जैक फ्रूट जिसे बोलते हैं, कटहल मीठा वाला, ये जिस भी देश में जो वाला मीठा सबसे मिलता है वो हम उसके सामने रख देते हैं, अंगूर, केला, इस तरह की चीज़ें। वो हैरान होता है, एक तो दवाई छीन लिया, ऊपर से आपने इतना सारा मीठा फल रख दिया। लेकिन थोड़ा सा विश्वास पहले से होता है तो दे स्टार्ट ईटिंग, और उसके बाद 2 घंटे बाद जब ब्लड शुगर चेक करते हैं, फॉर मोस्ट ऑफ देम ब्लड शुगर इज टूवर्ड्स नॉर्मल। मैं यहाँ पे यही बोलना चाह रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि भाई उसमें आप क्या खा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है कि आप इनमें से खा रहे हैं, इनमें से खा रहे हैं, तो इनमें से चूज़ कीजिए। तो दिस इज़ व्हाट इज़ DIP डाइट। अब देखिए एनिमल प्रोटीन, कई बार लोग बोलते हैं जो कि एनिमल प्रोटीन अगर बॉडी में जाएगा नहीं तो जैसे जो एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे पास एनर्जी कहाँ से आएगी, ताकत कहाँ से आएगी, तो समझाने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो मैं तो 2-3 चीज़ें ही बोलता हूँ हमेशा। एक तो ये है कि अगर हम डेयरी प्रोडक्ट की बात करें कि इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है, और इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है।
नंबर 1। नंबर 2, आई ऑलवेज से यू गिव योरसेल्फ 15 डेज, 15 दिन आप दीजिए कि ज़िंदगी में आपने डेयरी प्रोडक्ट बहुत लिया है, एनिमल फूड भी लिया होगा, 15 दिन बिना लेके देखिए। 15 डे के बाद बाकी चीज़ मत चेंज कीजिए, रेस्ट ऑफ द लाइफ रिमेन सेम। 15 डेज के बाद आप पूछिए अपने घुटने का दर्द कैसा है, आपकी नींद कैसी है, आपकी एनर्जी लेवल कैसी है। अगर आप जिम जाते हैं तो आप कितना वेट उठा पाते हैं इन कंपैरिजन टू व्हाट इट वाज 15 डेज बैक, 15 दिन। और अगर कोई बोलता है कि डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम हो जाएगा दूध नहीं लेने से, तो जिसने ज़िंदगी भर दूध लिया हो 15 दिन नहीं लेगा तो ऐसा कुछ वो मरने नहीं वाला, मैं ऐसे कन्विंस करता हूँ, राइट। बट आई सी ऑलवेज कि अभी जो ट्रायल भी हुआ था सर के गाइडेंस में कि जो स्पॉन्डिलोलिसिस के पेशेंट थे उनमें रिमार्केबली इम्प्रूवमेंट थी। जो ट्रायल 2018 में सर आपने वो रजिस्टर करा था, जैसे मैंने देखा, और वो ट्रायल का नतीजा कुछ समय पहले ही आया, तो ये एक बड़ी उपलब्धि मेरे लिए है खासतौर पे, क्योंकि अब मैं ये एग्जांपल बाकी दुनिया में दे दूंगा तो ये आसान होगा। तो आपको जान के हैरानी होगी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो कि दुनिया में हार्ट के जुड़े हुए बीमारी को कंट्रोल करती है, प्रोटोकॉल को कंट्रोल करती है, उन्होंने पिछले साल 2019 में डेयरी प्रोडक्ट्स को अपने फूड के लिस्ट से हटा दिया, फूड की लिस्ट से हटा दिया, एनिमल प्रोटीन को फूड की लिस्ट से हटा दिया। इट इज़ नॉट ए फूड, इट इज़ नॉट ए फूड, मजबूरी में हटाना पड़ा, क्योंकि इतने सारे एविडेंसेस आने लगे कि जैसे दूध हटाएंगे कैसे चीज़ें ठीक होने लगती हैं, जैसे एनिमल फूड हटाएंगे कैसे चीज़ें ठीक होने लगती हैं, दे वर फोर्स टू रिमूव इट। जबकि जो डेयरी की जो लॉबी है दुनिया में बड़ी स्ट्रांग है इन स्पाइट ऑफ दैट। तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस मैं दे रहा हूँ कि हमारे पेशेंट के साथ तो ऐसे ही होता है कि द मोमेंट दे स्टार्ट द DIP डाइट, इमीडिएटली पहले 3 दिन के अंदर ही, फर्स्ट 3 डेज 72 आवर्स के अंदर ही उनका ब्लड शुगर, उनका ब्लड प्रेशर पहले 3 से 7 दिन में, और ब्लड शुगर पहले 3 दिन के अंदर ही इट टेपर्स डाउन। 3 दिन मतलब 72 आवर्स। वो तब जब ढेर सारा वो आम खा रहे हैं, वो तब ढेर सारा वो ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स खा रहे हैं जो वो खाना चाहते थे वो खा रहे हैं। तो दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इट। और इसमें जो चीज़ मैं ऑब्जर्व करता हूँ, DIP डाइट में जो लोग रहते हैं, पहले 24 घंटे में एक डिप आता है, फिर दूसरे दिन स्टेबल रहता है, तीसरे दिन दोबारा डिप आता है, 3 से 7 दिन में ब्लड प्रेशर उसका डिप आता है। यानी कि अगर वो ब्लड प्रेशर की दवा ले रहा है तो 7वें दिन में दवाई को कम करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा। ब्लड कोलेस्ट्रॉल इट टेक्स 24 आवर्स, 24 आवर अभी कर कीजिए, 24 आवर बाद कीजिए, यू विल सी द डिफरेंस। वेट में मैंने देखा क्लियरली, हम तो वेट भी लेते हैं, सारी चीज़ लेते हैं, कि 3% रिडक्शन इन वेट। 100 kg का बंदा आएगा तो तीसरे दिन का वेट 97 हो जाएगा। दैट इज़ एवरेज मैं बता रहा हूँ जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये तो वो चीज़ें जो घटती हुई नज़र आती है, जो चीज़ बढ़ती हुई नज़र आती है 3 दिन के अंदर। एनर्जी लेवल है, डाइजेशन है, डाइजेशन मतलब जो कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट आते हैं उनको लूज मोशन भी लग जाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म रेट, भूख लगती है काफ़ी ज़्यादा। ये DIP डाइट की खूबी क्या है कि जितना खाएंगे उतनी भूख लगेगी, वो खाते खाते थक जाएंगे लेकिन उनकी भूख लगेगी। भूख लगना एक तो एक अच्छी निशानी है, इसका मतलब आप हेल्दी हैं कि भूख लग रही है। सो अब जो इसमें जो टाइमलाइन है, मैंने जो टाइमलाइन नोट किया लास्ट 12 ईयर्स में हमारे पेशेंट्स में, फॉर डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए टेक 72 आवर्स। हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। देखिए इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में मैंने एक खास बात देखी है, जो लोग आते हैं वो खानदानी बीमार होते हैं कि 30 साल से मुझे कॉन्स्टिपेशन है, अल्सर है तो 10 साल से अल्सर है। वो कुछ 2-4 महीने की बात नहीं करते, वो डेकेड्स में बात करते हैं, 1 डेकेड, 2 डेकेड, 3 डेकेड से, मतलब पैदाइशी उन्हें याद ही नहीं है कब उनका पेट ठीक था। ऐसे लोग आते हैं हमारे पास, आपके पास भी ऐसे ही लोग आते होंगे कि ये खानदान लगता है कि इसी के साथ जीना है उनको। मैंने देखा है जैसे ही वो DIP डाइट पे रहते हैं, यहाँ लिखा है मैंने, 1 हफ्ता लगता है, 1 हफ्ते के अंदर अब आप पूछो, मान लो कोई अल्सर है किसी को और बोल रहा है कि वो ब्लीडिंग होती है जब भी वो स्टूल पास करता है, 1 हफ्ते बाद पूछो। कॉन्स्टिपेशन 1 हफ्ते बाद पूछो। पाइल्स का स्टेटस 1 हफ्ते, पाइल्स टेक्स अबाउट 3 वीक्स, लेकिन उसका जो कंफर्ट लेवल 1 हफ्ते बाद पूछो, यू कैन सी अ क्लियर कट डिफरेंस। ओबेसिटी में मैंने देखा है 1 महीने में इट टेक्स अबाउट 10% ऑफ वेट। अगर वो 100 kg का है तो 90 kg हो जाता है। ये सारे जो मैंने अपने रिकॉर्ड किए वो बता रहा हूँ। हार्ट डिजीज़ में इट टेक्स 1 मंथ। हमारे पास ऑफिस सर तो एक बार आए हैं, जो इट इज़ ऑन द 2nd फ्लोर। जब पेशेंट आते हैं 2 बार रुकते हैं बिकॉज एंजाइना की वजह से, 1 महीने बाद मैं दोबारा बुलाता हूँ। मेरा डायग्नोस्टिक का मेथड ये है, और मेरा जो गार्ड है उससे पूछता हूँ आज पेशेंट रुके थे क्या? नहीं सर रुके नहीं। तो मैं समझ गया कि अब उसका एंजाइना चला गया। तो दैट इज़ यही मेरा एंजियोग्राफी है कि वो पेशेंट जब सीढ़ी चढ़ता है तो बिना रुके चढ़ पा रहा है क्या, तो यानी कि जब वो आता है तो वो कितना हाफ रहा था पिछली बार, आई नोटिस इन माइन्यूटली। अब जब आया तो कितना हाफ रहा है, आई नोटिस इन माइन्यूटली। तो उससे पूछे बगैर आई कुड अंडरस्टैंड कि उसकी स्थिति क्या है। फिर वो जो बताता है वो तो है ही है। मैंने ये देखा है कि एंजाइना जो है इट टेक्स 1 मंथ।
एंजाइना 1 महीना लगता है, 1 महीना लगता है। थायराइड में 2 महीना। अभी सर जो डॉक्टर मोनिका का जो केस स्टडी छपा था वो 3 महीने में थायराइड उसका नॉर्मल आ गया था। 3 महीने बाद ही चेक किया होगा उसमें, बट ऑन एवरेज 2 महीना। 2 महीने बाद मैं ये वार्निंग देता हूँ कि 2 महीने के अंदर थायराइड की गोली छोड़ना मजबूरी है। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो हाइपोथायराइड जो था आपको वो हाइपरथायराइड हो जाएगा, वो भी एक बीमारी है। तो आप बीमारी को घटा नहीं रहे, उल्टा बढ़ा रहे हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर थायराइड डिजीज़ है तो हर महीने आपको थायराइड चेक कराना है एंड अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन टेपर करना है, करना जरूरी है। कैंसर में, अस्थमा में, अर्थराइटिस में इट टेक्स एवरेज 6 मंथ्स। कैंसर में मैं एक केस स्टडी बता रहा हूँ ब्लड कैंसर का। अमंग ऑल द कैंसर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ब्लड कैंसर का सबसे भयानक, वो एकदम लोग मर जाते हैं एज यू नो। सो ब्लड कैंसर में भी हमारे पेशेंट्स की रिकवरी हुई है। उसका जो केस स्टडी की बुक है वो मैं PDF देके जाऊंगा, वो पढ़िएगा। और वो केस था, गंगाराम का केस है, एम्स का केस है, मतलब उनके सारे रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो एक्चुअली मैं जो बातें कर रहा हूँ, जितनी सारे मैंने रेफरेंस दिए हैं, इनका PDF में आपको ई-बुक मैं दूंगा, ताकि वो डिटेल में जाके जितने पेशेंट वगैरह के जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो रेफरेंस दे रहा हूँ, वो सब मैं ऑलरेडी मैंने कंपाइल करके रखा है। आई विल गिव अ लिंक एंड यू विल गेट ऑल ऑफ देम, राइट। तो स्किन डिजीज इट टेक्स लॉन्गेस्ट। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, ये आप करेक्ट करेंगे क्योंकि आप ज़्यादा इसमें डीपली हैं, कि जो ऑर्गन पेट से ज़्यादा दूर है उसको ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने देखा स्किन डिजीज को टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम। स्किन की बीमारी को वाला पेशेंट को पहले दिन ही बोल देता हूँ कि DIP डाइट पे रहना, बट रिमेंबर कि 1 साल के अंदर ही, 1 साल तक डोंट एक्सपेक्ट मच रिजल्ट। ये रिजल्ट तो आएगा कि अब और एग्रेवेट नहीं होगा, स्किन डिजीज जो है इससे और नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो ठीक होने की स्पीड जो है वो 1 साल लगेगा, 1 साल। लेकिन वो ऑलरेडी परेशान है 10 साल से, तो उसके लिए 1 और साल डजंट मैटर, नंबर 1। और दूसरी बात, अब और नहीं बढ़ेगा, ये उसके लिए सांत्वना होती है। तो मैंने देखा कि उसमें किडनी में नॉर्मली जो लोग डायलिसिस पे होते हैं उनको 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, साल भी लग जाता है, उसमें बड़ा दिक्कत आती है। लिवर डिसऑर्डर जो है कभी 8 महीने लगते हैं, कभी 2 महीने। इसमें मैं खास आई कुड नॉट अराइव एट 1 नंबर, तो मैंने 8 महीने की कैटेगरी में रख दिया है। तो अब 2 सवाल है इसमें आपके। एक तो DIP डाइट एग्जैक्टली लेना कैसे है, DIP डाइट कैसे लेना है, उसके लिए आपके लिए मैंने छोटी सी एक ये बुकलेट है, हर बीमारी के लिए अलग अलग DIP डाइट का, वो मैं कुछ कॉपीज़ लाया हूँ, वो आपको मैं दे दूंगा, क्योंकि यहाँ टाइम के हिसाब से बहुत सारी चीज़ बतानी है, तो कुछ चीज़ें मैं दे के जाऊँगा जो घर पे आप पढ़ सकते हैं। तो बेसिक DIP डाइट क्या है और बीमारी वाइज हम कैसे देते हैं, वो मैं अब बताने जा रहा हूँ अगले 2-4 मिनट में। बेसिक DIP डाइट, ये जो मैं बता रहा हूँ वो लिखित में इसमें मिल जाएगा, ताकि आपको कोई नोट करने की ज़रूरत नहीं है। और बेसिक DIP डाइट कुछ ऐसा है। स्टेप 1, 12 बजे तक सिर्फ फल खाना है, 3 से 4 तरह के फल। अब 3 से 4 तरह के फल कौन से हैं, ये मैं कभी भी स्पेसिफाई नहीं करता। मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम स्विट्जरलैंड में भी होते हैं, वियतनाम में भी होते हैं, मलेशिया में भी होते हैं, सिंगापुर में भी होते हैं, हर तरह के देशों में होते हैं। तो वहाँ का जो लोकल फ्रूट्स है उसका ज्ञान नहीं है मुझे, तो और सीज़न के वाइज से उसका भी। तो सिंपली आई से जो भी फल मिल रहा है और आपको पसंद आ रहा है वो खा लो। लेकिन यहाँ जो एक ही चीज़ मैं बोलता हूँ कि आपका बॉडी वेट इंटू 10, मान लो मेरा बॉडी वेट 70 kg है, इंटू 10 दैट बिकम 700 ग्राम्स, 700 ग्राम से कम खाएंगे तो ये खाना है, 700 ग्राम या इससे ज़्यादा खाएंगे फॉर मी ये दवा है। कई बार लोग बोलते हैं फल सब्जी तो हम रोज़ खाते हैं, कौन सी बड़ी बात है। मैं बोलता हूँ रोज़ खाते हैं, कितनी क्वांटिटी में खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, ये तीनों चीज़ जब आप करेंगे देन इट बिकम्स मेडिसिन। मेडिसिन और फूड में यही फर्क है। ये फूड कैन बिकम मेडिसिन व्हेन यू नो हाउ मच, कितना क्वांटिटी, कब, कैसे, ये तीनों चीज़ जब कंबाइन करेंगे देन इट बिकम्स मेडिसिन। अच्छा, मुझे कैसे पता चला ये सारा कुछ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अबाउट 24,000 पेशेंट आई हैव ऑलरेडी सीन, और जिनके डेटा हमारे पास है। तो डेटा से हम रिजल्ट को हम क्या करते हैं, जब पेशेंट्स आते हैं डायबिटीज़ के, उनके यहाँ पे एक पैच लगा देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज चेकिंग के लिए, जो 24 आवर ग्लूकोज मॉनिटर करता है। और जब वो घर चले जाते हैं तो वो चिपका रहता है वो स्टिकर की तरह, और तब भी वो ग्लूकोज मॉनिटर करता है। 15 दिन बाद वो पेशेंट अपना वो पैच निकाल के हमें कुरियर से भेज देता है, कहीं भी हो। तो उसको हम कंप्यूटर पे लगा के उनके पिछले 15 दिन के डे एंड नाइट की पल की रीडिंग हमें मिल जाती है, प्लस वो डाइट क्या मेंटेन करते हैं वो भी हमारे पास वो दे देते हैं। तो मैं एग्जैक्टली ये समझता हूँ कि कौन सा डाइट कितनी क्वांटिटी में कब लिया, उसका ब्लड शुगर पे इम्पैक्ट क्या आया। तो वो जो डेटा है उसको यूज़ करके देन वी कम टू दिस कंक्लूजन कि इससे जो भी इंसान है, मान लो कोई इंसान है जिसका वेट है करीब 80 kg, दैट मीन्स 800 ग्राम वो खाएगा या उससे ज़्यादा खाएगा, इट बिकम्स मेडिसिन। मीन्स उससे कम खाएगा तो इम्पैक्ट कम होगा। तो
एक बार में खाए, 2 बार में खाए, 10 बार में खाए, खाना इतना ही है। 12 बजे तक कुछ और नहीं खाना है, नो चाय, नो बिस्किट, नो ब्रेड, कुछ और नहीं खाना है, लेकिन भूखे नहीं रहना है, इनफैक्ट ज़्यादा खाना है। मिनिमम क्वांटिटी क्या है, ये फॉर्मूला है, ये है स्टेप 1। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको क्लियर किया पहले भी कि अगर वो डायबिटीज़ पेशेंट है तो क्लियर करना है कि मैंने, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई तो किया नहीं कौन सा फ्रूट है, दिस मीन्स ही हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी टू ईट वॉट एवर फ्रूट्स। वो मीठे आम खाए, वो अंगूर खाए और ज़रूर खाए। और मैंने देखा है कि मीठे आम खाने से जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, इंसुलिन डिपेंडेंट बात कर रहा हूँ, जो ड्रास्टिक डायबिटीज़ के पेशेंट है, ब्लड शुगर थोड़ा बढ़ता जरूर है, लेकिन 2 घंटे के अंदर वो एकदम नीचे भी आ जाता है, तो ही इज़ कंफर्टेबल, सिम्टोमेटिकली इज़ कंफर्टेबल। तो पहला जो स्पाइक है उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो 400 जाने दो, 500 जाने दो, लेकिन आई ऑलवेज रीड कि खाना खाया 2 घंटे बाद क्या बॉडी ने उस फूड को, उस शुगर को मेटाबोलाइज कर लिया क्या? इफ द आंसर इज यस, 250 mg से नीचे आ गया तो बात बन गई। क्या उसको कोई डिस्कम्फर्ट हुआ क्या? इफ द आंसर नो, बात बन गई। सो दैट बिकम्स द पैरामीटर विच वी हैव बीन डूइंग। तो ये है स्टेप 1। स्टेप 1 ये डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, सभी को ये DIP डाइट का स्टैंडर्ड ही है ये। स्टेप 2, जब भी कोई पेशेंट लंच या डिनर के लिए कोई भी बैठेगा, पेशेंट नहीं कोई भी, तो 2 प्लेट लेके बैठेंगे, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। ये जो प्लेट 2 है ना, ये प्लेट 2 आपके लिए है। इसमें हमारा फेवरेट फूड, रोटी, सब्जी, दाल, चावल और पूरी भाजी, छोले भटूरे, उल्टा सीधा, नूडल्स, पास्ता, जो मर्जी खाना है वो इसमें डाल दो, ठीक है, जितना खाना है उतना डाल दो। तो बोलने का मतलब ये है कि जब भी कोई बोलता है डाइट का मतलब है कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन हो जाएंगी हमारे पास, बहुत सारी चीज़ खाने को नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ये एक प्रोविज़न है कि आप खाओ कितना खाना है। हाँ, एनिमल फूड नहीं खाओ, एनिमल फूड का भी प्रोविज़न मैंने बताऊंगा मैं, या डेयरी प्रोडक्ट मत खाओ, उसका प्रोविज़न हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, 2 मिनट बाद। लेकिन प्लेट 2 को टच करने से पहले प्लेट 1 पहले इसको ख़त्म करना पड़ेगा। ये क्या है? 4 तरह के सब्जी जो कच्चा खाया जा सके, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, प्याज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, दैट बिकम्स 350 ग्राम्स। 350, एक वेइंग मशीन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कई बार तो जिनको मुझे गिफ्ट करना होता है वेइंग मशीन गिफ्ट कर देता हूँ, वो वेइंग मशीन उसको ज़्यादा ज़िंदगी में आगे ले जाएगी उसकी गाड़ी से, राइट। तो एक वेइंग मशीन से देख लिया एक दिन की 350 ग्राम कितना होता है, अगले दिन से विजुअली हम देख सकते हैं इतना तो खाना ही है। या मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप तब तक खाते रहो जब तक 20 मिनट ना हो जाए, तो 20 मिनट में एक अच्छा खासा पोर्शन खा लेगा मिनिमम, अगर वो लगातार खा रहा है तो ये खाने के बाद इस फॉर्मूले के हिसाब से अब वो प्लेट 2 जितना चाहे उतना खा सकता है, जितना चाहे उतना खा सकता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई बोलेगा जब मैं इतना खा लूँगा तो मेरा पेट भर जाएगा, मैं प्लेट 2 तो खा ही नहीं पाऊँगा। पहले 3 दिन नहीं खा पाएगा, चौथे दिन जितना ये खाएगा ज़्यादा उसकी भूख बढ़ जाएगी, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा, उतना ही भूख बढ़ेगी तो ये ज़्यादा खाएगा। नॉर्मली अगर आप 4 रोटी अभी खाते हैं, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए कि ये प्लेट खाने के बाद आप देखेंगे 4 दिन बाद, 5 दिन बाद अब भी 4 रोटी खा पाएंगे या 4 से ज़्यादा भी खा पाएंगे। तो ये दिमाग में रहेगा कि ये खाने के बाद मैं ये अपना फेवरेट फूड नहीं खा पाऊंगा, जबकि ऐसा है नहीं। कई बार कुछ चालाक हमारे पेशेंट होते हैं, बोलते हैं सर मैं पहले ये खा लूँ प्लेट 2 फिर मैं प्लेट 1 खा लूँगा, तो रिजल्ट भी उल्टा ही मिलेगा उनको। अब देखिए प्लेट 2 जो है ये DIP डाइट है, सॉरी प्लेट 2 VIP डाइट है, प्लेट 1 इज़ DIP डाइट। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप स्कूटर लेके रेड लाइट के सामने खड़े हैं और रेड लाइट है, तो सिंस आप एक डिसिप्लिन इंसान है, डिसिप्लिन इंटेलिजेंट पीपल, आप रेड लाइट का ग्रीन होने का वेट कर रहे हैं, लेकिन पीछे कुछ VIP की कुछ गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन वो गाड़ियाँ तभी निकल पाएंगी जब आप उनको जगह देंगे, लेकिन आप जगह नहीं दे रहे हैं, आप वहीं पे खड़े हुए हैं। तो जो पीछे VIP लोग हैं उनको मजबूरी में DIP की तरफ बिहेव करना पड़ेगा डिसिप्लिन तरीके से, क्योंकि आपने उसका जगह रोका हुआ है। तो ठीक उसी तरह से ये खाना इतनी क्वांटिटी है, और क्यों पहले खाना है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि पहले लेयर में पेट में जब रॉ वेजिटेबल्स आ जाएंगे, अब जब आप उल्टा सीधा खाएंगे, एनिमल फूड भी खाएंगे मान लो कभी कभी, या आप तेल वाला खाना खाएंगे, तो वो आपके होमेस्टेसिस को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बॉडी में फूड के जो पेनिट्रेशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और इसीलिए पहले खाना ज़रूरी है। कई बार आपने देखा कि कुछ एम्बुलेंस जाते हैं, VIP की फहरिस्त जाती है, और कुछ लोग चालाक लोग क्या करते हैं, उस गाड़ियों के जो पूरा एक फहरिस्त है, उस गाड़ियों का जो एक पूरा एक काफिला है, उस काफिले के पीछे अपने भी गाड़ी लगा देते हैं और उसी स्पीड से जाने लगते हैं। कोई स्कूटर भी लगाया जाता है ताकि दूसरे को लगे, पुलिस वालों को, कि ये भी इस गाड़ी इन्हीं काफिले के साथ है,
राइट। तो नॉर्मल हमारे बॉडी में भी ऐसे ही होता है कि पहले अगर ये खा लेंगे जो कि वीआईपी फूड है और बाद में ये खाएंगे तो बाद में खाने का जो इसका इंपॉर्टेंस है वो खो गया। नाउ इट इज गोइंग टू फॉलो दिस। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, मैं बहुत टाइम लगाता हूँ इसको समझाने में पेशेंट को कि क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है। तो यही सारी चीज़ें हमने कुछ रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, लेकिन हमने एक ऑर्डर दे दिया ताकि फूड बिकम्स मेडिसिन। अब आखिरी स्टेप है बस दो ही चीज़ अवॉइड करना हम बोलते हैं, पैक्ड फूड और एनिमल एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। और एज ए स्नैक्स दिन भर कुछ खाना है तो नट्स हैं, स्प्राउट्स हैं, अंकुरित चने, मूंग, बादाम, मूंगफली, जितना मर्जी खाएं। फ्रूट्स हैं 12 बजे के बाद भी खा सकते हैं, कितना मर्जी। धूप में बैठो 40 मिनट, कोई बोलेगा मैं 40 मिनट नहीं बैठूंगा तो मैं बोलता हूँ 30 मिनट बैठो। 30 मिनट भी नहीं बैठ सकता तो बोलता हूँ 15-20 मिनट बैठो। 20 मिनट भी नहीं बैठ सकता तो मैं बोलता हूँ 10 मिनट बैठो। मतलब ये एक नेगोशिएशन है। जैसे हम कपड़े की दुकान में जाकर नेगोशिएट करते हैं ना, वैसे कई बार पेशेंट को थोड़ा नेगोशिएट करना पड़ता है, क्योंकि हम दवाई नहीं दे रहे हैं, हम एक डाइट दे रहे हैं। तो डाइट में उससे नेगोशिएट करके उसको समझा बुझा के कि कहीं तो कुछ तो करे वो। तो ये है 3 स्टेप्स। तो ये जो 3 स्टेप हैं, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड डीआईपी डाइट। और मैंने देखा है पिछले मेरे 12 साल के इसमें पूरे प्रोफेशन में कि जब भी हम डीआईपी डाइट देते हैं तो मैंने आपको वो स्केल दिया कि जैसे ही हमने डाइट दिया, मान लो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है, तो उसी वक्त मैं उसको बताता हूँ कि आपकी जो इंसुलिन जितना भी आप लेते हैं उस दिन 1/3 घटाना है या 1/3 टू हाफ घटाना है। यानी कि मान लो वो 100 यूनिट लेता था कल तक, अगर इस डाइट में आना है तो 50 यूनिट ही लेना है। मतलब आप उम्मीद कर सकते हैं 50 यूनिट में वही ब्लड शुगर लेवल आएगा जो ब्लड शुगर वो मेंटेन करता था 100 यूनिट लेने के बाद। तो कई बार लोग होते हैं, कई बार कि भाई डाइट इनका कहीं से सुन लिया और वो अपना इंसुलिन दवाइयों को उतना ही लेते हैं, एंड दे आर द वन जिनका हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज आता है, वो दे आर द वन दो सफ़र। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, रूल ऑफ थंब ये है कि अगर इस डाइट पे किसी को आपने रखने बोला, अगर बाई चांस वो इंसुलिन पे है, तो रूल ऑफ थंब कि भाई आप इंसुलिन को आधा कर दो। या इंसुलिन को जब मैं घटाता हूँ तो एक और रूल मैं अपनाता हूँ कि फास्ट एक्टिंग वाला मैं छोड़ देता हूँ और लॉन्ग एक्टिंग वाला ही रखता हूँ। लैंटस है, उसी को हम बोलते हैं कि वही लो, वो फिर भी कम डैमेजिंग है इन कंपैरिजन टू द फास्ट एक्टिंग। तो मान लो वो 40 यूनिट लेता है, 40 यूनिट में से 20 यूनिट लैंटस लेता है और 20 यूनिट लेता है नोवारैपिड लेता है फास्ट एक्टिंग वाला। तो फास्ट एक्टिंग वाला घटा दिया, अब लॉन्ग एक्टिंग वाला रह गया 20 यूनिट, और वो एक बार ही लेना है क्योंकि वो पूरे दिन काम करेगा। तो इस तरह से वो जो पेशेंट है जो कई बार लेना पड़ता है इंसुलिन, उससे बच गया। एक नोवारैपिड जो फास्ट एक्टिंग है जिसके डैमेजेस ज़्यादा हैं उससे बच गया, और इंसुलिन की क्वांटिटी भी कम ले रहा है और उसका बॉडी बाकी संभाल रहा है ब्लड शुगर को। तो ये इस तरह से उसके बॉडी की इंसुलिन मैनेजमेंट हम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एम्फेसिस ये है कि अगर तो इंसुलिन ले रहा है तो इंसुलिन डिपेंडेंट, अगर तो दवाई पे है, मान लो ब्लड शुगर की दवाई पे है, एक दवाई ले रहा है, मल्टीपल ड्रग्स ले रहा है, आंख बंद करके मैं उसको हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो दवाई जितना भी डोज हो, जितने भी कॉम्बिनेशन हो, वो जितना भी इन्फ्लुएंसिव तरीके से ब्लड शुगर मैनेज कर रहा हो, उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव तरीके से ये जो 3 स्टेप है मैनेज कर देगा एक दिन के अंदर। उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, इतनी बार मैंने कर दिया, हज़ारों बार। तो दवाई है ब्लड शुगर की, तो मेरे जो एक्सपर्ट्स हैं जिनको हमने ट्रेन किया है देश भर में, तो उनको यही कि रूल ऑफ थंब, इफ़ इट इज़ मेडिसिन स्टॉप इट, इफ़ इट इज़ इंसुलिन डिवाइड बाई 2। एंड फिर भी हम पूरे दिन में देखते हैं या तो 1/3 घटाना पड़ेगा या हाफ घटाना पड़ेगा। तो पहले दिन मॉनिटर करके देखते हैं, पता चल जाता है 1 दिन 2 दिन या 3 दिन में कि हाउ हिज बॉडी इज बिहेविंग टू दैट डाइट। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही नहीं कि ये बॉडी इस डाइट पे क्या बिहेव कर रही है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि वो कितना अच्छी तरह से डाइट ले पा रहा है, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, राइट। तो हमने तो अपना दिमाग लगाया कि उसको आधे इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि असलियत तो ये कि वो डाइट ले भी नहीं रहा है और हमने इंसुलिन भी घटा दिया। तो ये सारी चैलेंजेस होते हैं, इसलिए जो हमारा ऐप के माध्यम से वो डाइट का फ़ोटो खींच के भेजता है तो हमारा ऐप आगे बढ़ता है। हालांकि फ़ोटो खींच के भेज तो दिया लेकिन वो खाया नहीं, ऐसा भी करते हैं कई बार। तो बहुत सारे चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ जितनी प्रिकॉशन हम रख सकते हैं वो प्रिकॉशन हम रखते हैं। तो मैंने देखा है कि जो डाइट इस तरह से लेते हैं, जो डाइट मैंने अभी बताया, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि पहले दिन ही डाइट शुरू करने से पहले ही जब फर्स्ट डे उसकी इंसुलिन आधी छूट सकती है। तीसरे दिन तक जो टाइप 2 इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हैं, अमंग देम 70 से 80% के पूरी इंसुलिन छूट सकती है, 70 से 80।
प्रतिशत तक। इंसुलिन छोड़ने के बाद भी ब्लड शुगर 250 mg/dL से नीचे रहना, दैट्स व्हाट वी ट्राई टू मेंटेन। हालांकि जब वो इंसुलिन लेता होगा तो वो ब्लड शुगर 100 पे उसका टारगेट होगा, 100 तक पहुंचाना है, लेकिन हमारा टारगेट तो 250 है, तो पूरी भी छूट जाती है और वो टाइप 2 में ज़्यादा छूटती है। टाइप 1 का जो पेशेंट है, अगर 1 साल के अंदर मेरे पास आ जाता है 1 साल इंसुलिन लेते हुए, तो उनमें से 40% का 100% इंसुलिन छूट जाता है, 40% का। 60% का फिर भी हम पूरी तरह इंसुलिन छुड़ा नहीं पाते। ये कर सकते हैं कि 1/4 कर देते हैं, यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन वो हाथ ही निकल के वो पूंछ रह जाता है। बच्चों के केस में मैंने देखा है बड़ा ही मुश्किल रहता है, लेकिन इतना कर देते हैं कि दिन में 4 बार इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं है, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा, एक बार लॉन्ग एक्टिंग ले लिया पूरे दिन चल जाएगा, वो भी छोटा सा डोज ले लिया। ये सारी मेडिकल इमरजेंसी जो हर महीने होती हैं बच्चों को, वो नहीं होंगी, ऐसे हम मैनेज कर लेते हैं। बच्चों के साथ क्या है कि जैसे वो ग्रो करते हैं, इफ़ दे आर इंसुलिन डिपेंडेंट, तो उनका पेनक्रियास का साइज़ नहीं ग्रो करेगा। अब इस डाइट से अगर पेनक्रियास फुल्ली फंक्शनल भी हो जाए, तब भी वो पेनक्रियास उतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा जितने इंसुलिन की उस बढ़े हुए साइज़ की वो ज़रूरत है। इसीलिए जो छोटे बच्चे बाद में आते हैं मेरे पास 2 साल बाद, 3 साल बाद, 7 साल बाद, और बोलते हैं कि क्या मैं इंसुलिन फ्री हो जाऊंगा, तो छोटे बच्चों के लिए मैं बोलता हूँ शायद नहीं हो पाओगे, लेकिन ये है कि 1/4 ही रह जाएगा, एक ही बार लेना पड़ेगा। लेकिन बड़े, आपके पास कोई पेशेंट है तो आप ट्राई कर सकते हैं, और यू कैन रेफर टू मी। बड़े लोगों में अगर वो प्रिंसिपली कर लेता है जैसा हम बताते हैं, तो 3 महीने में, 3 दिन से लेकर 3 महीने में इंसुलिन छूट सकता है और छूट जाता है। 3 दिन से लेकर 3 महीने में, इसके बीच में कभी, जो कि हमने देखा है अक्सर। तो यहाँ पे अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज आती हैं, कई बार जो बूढ़े लोग आते हैं जिनके दांत ठीक नहीं है, वो चबा नहीं पाते हैं, तो फिर अब नेगोशिएट कैसे करते हैं। तो ये रॉ खाने बोलते हैं, कोई बोलता है रॉ नहीं खा सकता मैं, तो थोड़ा स्टीम कर लो, फिर बोले स्टीम भी नहीं कर सकता मैं तो बॉयल कर लो, बॉयल भी नहीं कर सकता तो जूस बना लो, स्मूदी बना लो, अच्छा ये भी नहीं कर सकता तो कुक्ड फूड खाओ और दवाई ले लो फिर। तो इस तरह से बोलने का मतलब ज़्यादातर टाइम ना उनसे बहस करने में बीतता है। वैसे तो काफ़ी प्रैक्टिस होगी मुझे बहस करने की अब, तो हर चीज़ के मैंने स्लाइड्स वगैरह बना लिए हैं हमारी टीम ने, क्योंकि वही एक्चुअल मेडिसिन तो उनके दिमाग में भरना है। हेल्थ को ठीक कर सकते हैं हम, लेकिन उनके दिमाग को पहले ठीक करना पड़ेगा, तो हेल्थ को ठीक करेंगे ना। तो अब इसमें मैंने जो देखा है, बाकी आप अपना इनपुट दे सकते हैं बाद में, कि रॉ में 100% इफेक्ट करता है, लेकिन अगर स्टीम करेगा तो 70% इफेक्ट रह जाएगा। मतलब जो आधा इंसुलिन छुड़ाने वाला था, अब आधे से काम नहीं चलेगा, थोड़ा ज़्यादा चाहिए उसको। अगर वो बॉयल करेगा तो 50% इफेक्ट ही रह जाएगा, जूस में 40%, स्मूदी में ज़्यादा रहता है अच्छा, और कुकड में तो 0% हो गया। सारी चीज़ कुक करके तो ऑलरेडी खा ही रहा है वो। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन, जिस तरह से पेशेंट पे इफेक्ट वो काम करता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात, जिससे मैं इस वाले सेक्शन को कंक्लूड करूँगा बिफोर वी कैन गो फॉर क्वेश्चन आंसर राउंड, वो ये कि हमारे पास जब कोई ऐसा पेशेंट आता है जो बहुत डिटरमाइंड है कि मुझे हर हाल में इंसुलिन छुड़ाना है, मुझे हर हाल में ठीक होना है, फिर चाहे जो मुझे करना बोला जाएगा मैं करूँगा। ऐसे भी आते हैं कई सारे पेशेंट जो डिटरमाइंड हैं, छोटे बच्चे आते हैं जो कि हर हाल में हर चीज़ करने को तैयार हैं। तो उनके लिए मैंने खास प्रोटोकॉल बनाया है ताकि हर हाल में इंसुलिन छूटने की चांसेस मैक्सिमाइज हो जाए। तो वो प्रोटोकॉल बड़ा ही सिंपल है। जो DIP डाइट आपने देखा, इस DIP डाइट में 2 चीज़ आप करेंगे तो वो जो ब्लड शुगर जिसका कंट्रोल नहीं हो रहा था इंसुलिन लेने के बाद भी, वो भी कंट्रोल हो जाएगा। 2 चेंज नंबर 1, मैं बोलता हूँ कि ऐसे पेशेंट को कि प्लेट 2 जो है, प्लेट 2 तो आपको पता है कौन सा वाला है, कुक्ड फूड है ना प्लेट 2 को आप छोड़ दो, या तो दोनों बार छोड़ दो या एक बार तो छोड़ ही दो। ये डिपेंड करता है कि वो कितना डिटरमाइंड है, राइट। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जितनी भी चीज़ें अगर आप पूछें कि सबसे व्हाट इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग फॉर ब्लड शुगर कंट्रोल, वो है पत्ते। कौन से पत्ते? कोई भी पत्ते, पालक के पत्ते, मूली के पत्ते, धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते। अब क्योंकि हमारे जो पेशेंट है वो वेरीड है, अलग अलग प्रांतों में, अलग देशों में, तो मैं कभी पत्ते का नाम नहीं लेता। मैं बोलता हूँ ऐसे पत्ते जो आप खा सकते हैं, जो खाने योग्य है, जो आप खा सकते हैं। कोई और खा सकता है कि नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चबा के खा सकते हैं क्या, टेक इट। तो कितने पत्ते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना आपका बॉडी वेट, मान लो जैसे मेरा बॉडी वेट है 70 kg, तो मैं इंसुलिन डिपेंडेंट हूँ, टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, इंसुलिन डिपेंडेंट हूँ, और मैं डिटरमाइंड हूँ कि मुझे इंसुलिन छुड़ाना है। तो 70 kg मेरा वेट है, तो 70 kg की जगह मैंने लगा दिया ग्राम। 70 ग्राम पत्ते मुझे खाना है लंच से पहले। लंच भी मेरा वही है जो प्लेट 1 प्लेट 2, उससे पहले खाना है। डिनर में भी मुझे ये करना है। ये जैसे ही आप पत्ते दे देंगे, इट इज़ अ मेडिसिन। मैंने देखा कितनी ज़बरदस्त तरीके से ब्लड शुगर उसका ड्रॉप करता है द मोमेंट ही च्यूज़ द लीफ।
तो पत्ते जैसे ही देते हैं तो एकदम ब्लड शुगर ड्रॉप करता है, पहले दिन में ही ड्रॉप करता है और अच्छा खासा ड्रॉप करता है। और पत्ते खाने में दिक्कत होती है, चबा चबा के 70 ग्राम मुझे खाना हो तो कम से कम 20 मिनट लगेगा, लेकिन खा लिया तो ये भी तय है कि अगर मैं इंसुलिन डिपेंडेंट हूँ, इंसुलिन छूट सकता है, तो इसकी चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं, ब्लड शुगर इमीडिएटली कंट्रोल हो जाता है। तो लेकिन ये हम जब देते हैं देखते हैं कि ये पेशेंट जो है ये कितना डिटर्मिनेशन वाला पेशेंट है। हम बहुत सारे नियम लगा देंगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा, ऐसे ही भाग जाएगा। तो पहले उसको उसके माइंड को हम रीड करने की कोशिश करते हैं कि कितनी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना उसकी डिटर्मिनेशन है, कितना विल पावर है। और जब ये देखते हैं विल पावर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है तो मैं ये पत्ते को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि ये आपको खाना है, एंड देन दे कोऑपरेट एंड दिस इज द बेस्ट थिंग वन कैन डू। एक आखिरी बात जो एकदम काम करती है, वो डायबिटीज़ में तो पक्का ही काम करती है, वो ब्लड प्रेशर में भी काम करती है, वो ये कि 7 बजे के बाद आई से डोंट ईट 12 आवर्स एंड डोंट ईट फॉर 12 आवर्स। 7 to 7 आप खा लो और 7 PM to 7 AM आप नहीं खाओ। ऐसे में अगले दिन जब वो फास्टिंग चेक करता है तो जाहिर सी बात है 12 घंटे नहीं खाए तो बॉडी को टाइम मिल गया उसको ठीक से मेटाबोलाइज करने का। तो ये छोटे छोटे नियम है, ये नियम मैं उसके लाइफस्टाइल को देख के कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो सब रीड करके तब उसको मैं 12 घंटे बोलूँ या 14 घंटे बोलूँ, क्या बोल दूँ उसको, ये सारी चीज़ें हम उसको रीड कर करके समझ के उससे हमने एक क्वेश्चनर बनाया हुआ है पेशेंट्स के लिए, मैं आपको भेजूंगा, तो उससे हमें समझ आ जाती है। फिर उसको देख के तो हम डाइट देते हैं कि भाई ताकि उसके लाइफस्टाइल में फिट हो जाए, वो इंपॉर्टेंट है। और कुछ भी उसको फ़ायदा दिखेगा 2-4 दिन में 2-4 महीने में तो हम स्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं डाइट को। अब अभी तक जो मैंने बात की ये थी क्योरेटिव डाइट, क्योर करने के लिए। इसमें अलग अलग बीमारी में फॉर डिफरेंट डिजीजेस इसी डाइट में थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन है। जैसे मैंने 2-4 भी एग्जाम्पल दिए, पत्तों का एग्जाम्पल दिया, 7 to 7 का एग्जाम्पल दिया, या प्लेट 2 को छोड़ देना एग्जाम्पल दिया। ऐसे 62 बीमारियाँ, हर बीमारी के छोटे छोटे मॉडिफिकेशन है जो उस बीमारी में काम करती हैं। जैसे किसी को स्टमक में अल्सर है तो क्या काम करेगी, कैंसर है तो क्या काम करेगी, पेन है तो क्या काम करेगी। तो उसके हिसाब से हमने एक बुकलेट बनाया, वो बुकलेट मैं आपको देके जाऊंगा एक कॉपी। तो उसमें आप देखेंगे तो डिजीज वाइज बेसिक डाइट सेम है, DIP डाइट प्लस माइनस दिस एंड दैट ऐसे कुछ आ जाएगा डिपेंडिंग ऑन कि वो पेशेंट किस चीज़ का है, और फिर यही वाली डाइट उसके लिए काम करेगी। तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तो हुआ क्योर की बात कर रहे हैं हम। अब बंदा ठीक हो गया, उसकी दवाई छूट गई है, नाउ ही इज़ हेल्दी। अब आएगा प्रिवेंटिव डाइट। प्रिवेंटिव डाइट में बस ये कि ये जो बेसिक DIP डाइट आपने देखा, इस DIP डाइट में हम नियम लगा देते हैं चीटिंग डे, मतलब हफ्ते में 1 दिन चीटिंग अलाउड कर देते हैं, 1 दिन या 2 दिन। हाँ, उस दिन वो कुछ भी खा सकता है, उस दिन नहीं, उस मील के लिए एक मील, हाँ, जो भी वो खाना चाहता है। तो उसको ये लगता है कि चलो पार्टी में गया, पिकनिक में गया, तो सब लोग तो खा रहे हैं उनके मनपसंद और वो पत्ते खा रहा है तो कितना अजीब लगेगा। तो लेकिन हम बोलते हैं चलो पार्टी रोज़ नहीं हो सकती, वो हफ्ते में 1 दिन हो सकता है। आपने पूरा हफ्ता इतना कुछ किया तो हफ्ते में 1 दिन या 1 मील के लिए तो आप चीटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से क्योरेटिव में चीटिंग नहीं है, लेकिन जब क्योर हो चुका है अब चीटिंग डाइट। तो कुल मिला के आइडिया ये कि डाइट एक ऐसा होना चाहिए जो वो उसको कर भी पाए। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं तो अभी तो खैर सारा लॉकडाउन है, लेकिन मेरे 1 महीने में मैं 20 दिन तो ट्रैवल ही करता हूँ और मैं इस डाइट पे रहता हूँ और मैं देश विदेश जाता हूँ। और वेलकम है। सो आई ट्रैवल अबाउट 20 days a month, मैं 20 दिन जाता हूँ। तो ये जो डाइट है, सबसे पहले लोगों के सवाल होते हैं ये डाइट हम फॉलो कैसे करेंगे, हाउ आई एम गोइंग टू फॉलो दिस डाइट। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये डाइट जैसे मैं फॉलो करता हूँ, और मेरा जो दिनचर्या है वो 20 दिन ट्रैवल, वो भी अलग अलग शहरों में, देशों में, कई बार ऐसी जगह पे भी जहाँ पे मैं पहले नहीं गया हूँ, वहाँ के लोग भी मुझे जानते नहीं उतना। तो मैं ऐसे करता हूँ, जो मेरा है, मैं जब भी जाता हूँ तो एक चाकू और एक पीलर में छीलने वाला, वो अपने बैग में रखता हूँ। जैसे आप लोग लिपस्टिक वगैरह बैग में रखते नहीं है, उसी तरह से कंघी वगैरह, उस तरह से वो मेरा इनर यूँ मानिए कि अंदर के ब्यूटिफिकेशन के लिए है। वो हमेशा मेरे सूटकेस में रहता है जो चेक इन हो सकता है। और जब भी मैं एयरपोर्ट से होटल जाता हूँ तो रास्ते में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की शॉप में रुक जाता हूँ। और मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाया था कि एक दिन में जो 12 बजे तक का डाइट है, दैट इज़ बॉडी वेट इंटू 10। तो मेरा बॉडी वेट यानी कि 70 यानी कि 700 ग्राम। लेकिन 700 ग्राम तब जब छीलने मिलने के बाद, गुठली हटा दिया, छील दिया, तब इफेक्टिवली। तो अगर मुझे 700 ग्राम फ्रूट्स खाना है तो करीब 1500 ग्राम, 1.5 किलो खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आधा तो छिलका विलका निकल जाएगा ना, केले वाले छिलके निकल जाते हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि मैं इस शहर में 3 दिन रहूँगा तो एक दिन में 1.5 किलो, तो 3 दिन में 4.5-5 किलो फल।
तो वो रास्ते से उतना फल उतनी सब्जी वो खरीद के अब मैं होटल चेक इन कर गया। तो सुबह तक का जो मेरा ब्रेकफास्ट है और लंच में जो प्लेट 1 और प्लेट 2 है उसका तो हो, प्लेट 1 जो हो गया, सिर्फ प्लेट 2 के लिए मैं उस शहर पे निर्भर हूँ, अगर तो वहाँ पे है, नहीं तो प्लेट 1 से भी काम चल गया। तो इस तरह से मैंने, जब घर से निकलते हैं हम तो हमारे पास मोबाइल है कि नहीं, मेरे पास पैसे है कि नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, अब तो ये मास्क भी है कि नहीं, ये छोटे छोटे हम चेकलिस्ट बनाते हैं, राइट, तभी निकलते हैं, नहीं तो कहीं अटक जाएंगे। ठीक उसी तरह से अभी भी मेरे गाड़ी में देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन इन्हीं में से कुछ मिलेगा। तो दैट बिकेम माई हैबिट। तो जो हेल्थ है दैट आई थिंक इज़ ए हैबिट। और कोई भी नई चीज़ हो वो कितनी भी आसान क्यों ना हो, शुरू में लगता है ये बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपको उसकी आदत नहीं पड़ी है अभी, इसलिए। अदरवाइज मैं देखता हूँ कि नॉर्मल ट्रेडिशनल खाने में अगर मैं इस तरह खाने में नहीं होता तो एयरपोर्ट में जाके क्या खाऊं, कितने पैसे का है लूँ, फिर डाइजेस्ट करो उसको, फिर उसमें कुछ ना कुछ खराब निकलता है। व्हाट आई मीन टू से कि फॉर फूड आई एम नॉट डिपेंडेंट फॉर 90% ऑफ द टाइम ऑन एनीबडी एल्स, घर पे भी बाहर भी, क्योंकि मुझे लगता है इससे सिंपल तरीके से खाने का कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, खाना खरीदना है, सीधे खा लेना है। और जो नट्स हैं, पीनट्स हैं, आलमंड्स हैं, ये और स्प्राउट्स के लिए वो छोटे छोटे डब्बे में बंद करके ले गए, डेट्स हैं। तो 70 to 9% ऑफ द डाइट एनीवेयर इन द वर्ल्ड आई एम डिपेंड ऑन माई सेल्फ एंड इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब द मोमेंट यू आर ऑन दिस डाइट, इफ़ यू आर इल यू कैन नॉट बी इल, एंड इफ़ यू आर नॉट इल यू विल नेवर बी इल। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो आता है दिस, आज की तारीख में जो हमने एक्सपेरिमेंट किया कोविड पे, हमने एक्सपेरिमेंट किया कोविड-19 पे। इसमें मैं 5 मिनट ही लूँगा आपका, क्योंकि ये टॉपिक था नहीं, बट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। कोविड-19 में, कोरोना में, इट इज़ अ वायरस, रेस्पिरेटरी वायरस, आपको पता है एक वायरस है जो मुंह से नाक से जा सकता है और कहीं से नहीं जाएगा, यहीं से जाएगा, तभी हमने मास्क लगाया, और जाएगा और यहाँ से जाएगा, यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वो बीमार पड़ेगा, लाइक दैट। कोविड में इसी डाइट का एक रूप हमने मॉडिफाई किया, और क्योंकि वो डाइट हम देते थे, डेंगू में देते थे, H1N1 में देते थे, और स्वाइन फ्लू वगैरह उनमें हम देते थे, आज से 4 साल पहले से ऑलरेडी देते आए हैं। तो हमने इस डाइट को किया और मॉडिफिकेशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, और करके हमने भारत में पिछले 40 दिनों में 5000, मैं 500 नहीं बोल रहा हूँ, मैं 50 नहीं बोल रहा हूँ, 5000 कोविड-19 के पेशेंट्स को, कोविड-19 के ट्रू पेशेंट जो होते हैं उनको हमने, उनमें से 500 तो दिल्ली के ही हैं, 500 दिल्ली के हैं जिनको हमने ठीक किया। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट की बात नहीं कर रहा मैं, एसिम्प्टोमेटिक है इनमें बहुत सारे, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो क्रिटिकल है। क्रिटिकल का मतलब मेरे हिसाब से जो क्रिटिकल है, जिनका टेम्परेचर 104 105 चला गया वो क्रिटिकल है, जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 80 से नीचे चला गया, 80% से नीचे चला गया वो क्रिटिकल है, जिनके ARDS निमोनिया के सिम्टम है वो क्रिटिकल है, जिनके कोमॉर्बिड कंडीशन है वो क्रिटिकल है, जिनके हॉस्पिटल में चले गए, अब बोल रहे हैं कि वेंटिलेटर में डालना है, ऐसे में उनका फ़ोन आ गया, तो ऐसे पेशेंट को हमने एक्सेप्ट किया, तो वो क्रिटिकल है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमने 5000 पेशेंट को 40 दिनों में, 40 डेज़ में ठीक किया विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। बोलने का तो कोई कुछ भी बोल देगा एविडेंस के साथ। उसके लिए हमने 5 जून दैट वाज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, आज सुश्रुत जयंती है, 5 जून को हमने लॉन्च किया व्हाट वी कॉल एज NIC, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट। 200 लोगों को पूरे देश में मैंने ट्रेन किया, अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग भाषा जो जानते हैं, और उन 200 लोगों के माध्यम से 5000 लोगों को मॉनिटर करते हुए व्हाट्सएप के माध्यम से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमने पेशेंट को ठीक किया। 24 घंटे का हमने हेल्पलाइन अभी भी है, और उस हेल्पलाइन में बस उसको एक फ़ोन करना है, फिर जो भी नियरेस्ट है, जो वो लैंग्वेज समझता है, उस एक्सपर्ट को हमारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारे ट्रेंड एक्सपर्ट उसको दे देते हैं, और 3 दिन में फॉर 80% ऑफ द पेशेंट, 3 दिन में बाय 3rd डे द सिम्टम गोज अवे। फॉर 75% ऑफ द पेशेंट 3rd डे जब दोबारा टेस्ट करते हैं कोविड-19 टेस्ट, इट कम्स आउट नेगेटिव। दूसरे दिन हमने टेस्ट करके देखा तो 60% पेशेंट बिकेम कोविड-19 दूसरे दिन के अंदर, 40% नहीं, सिम्टोमेटिकली 3rd डे अबाउट 80% पेशेंट द सिम्टोमेटिक दे आर गॉन। एक हफ्ते में 95% पेशेंट सिम्टोमेटिक, देयर इज नो सिम्टम। हमने फिर भी हम मॉनिटर करते हैं फॉर 14 डेज। तो अभी सर की सर आपसे जब बात हुई आज, इसके ये मेरे लिए बड़ा दिन है आज का दिन। हमारे कॉन्फ्रेंस पूरे दुनिया में होते रहते हैं, लेकिन मैडम आप विश्वास नहीं करेंगे, दिस कॉन्फ्रेंस के लिए मैंने बड़ी ही प्रिपरेशन की है। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इन कंपैरिजन टू एनी अदर कॉन्फ्रेंस इन लास्ट सेवरल ईयर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ये मैं आपको दिल से बता सकता हूँ। तो हमने
25 जुलाई का टाइम रखा था कि जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ 5000 पेशेंट हमने कैसे ठीक किए, उनके रिकॉर्ड्स और उनके प्रोटोकॉल क्या थे, वो 200 एक्सपर्ट्स क्या कर रहे थे, ये सब हम 25 जुलाई को लॉन्च करने वाले थे। लेकिन जब सर ने बोला 15 जुलाई का इन्विटेशन है, तो मैंने बोला दिन रात अपने टीम को कि अभी लगना है, जो 25 जुलाई को आप करना है वो 15 जुलाई को करना है हमें, यानी कि आज का दिन। तो वो दिन आज आ गया है। ये हमारे टीम के लिए, हमारे 200 एक्सपर्ट्स जो हैं पूरे देश में और 5000 जो लोग ठीक हुए हैं पूरे देश में, कुछ बाहर के भी हैं कोविड के पेशेंट्स, उनके लिए आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने हमें टाइम दिया। तो वो किताब मैं चाहूँगा मैडम आपके हाथों से लॉन्च हो, मैं उधर ही आ जाता हूँ। और वो किताब के अंदर वो सारे एविडेंसेस हैं जो एविडेंस की मैं बात कर रहा था कोविड-19 में, एक एक एविडेंस है। उन पेशेंट को क्या प्रोटोकॉल दिया और कैसे वो 3 दिन में ठीक हुए, और वो मैं आपको ये सब इसमें लिखा हुआ है और सारे एविडेंसेस हैं इसमें, वीडियो एविडेंसेस भी हैं सारे अलग अलग जगह पे, वो सब देख लेंगे। तो जैसे ही कोई पेशेंट को हम बोलते हैं कि विद द फर्स्ट सिम्टम क्या करना है, लेकिन अक्सर पेशेंट आते हैं जो फर्स्ट सिम्टम नहीं, ऑलरेडी वो पीड़ित हो चुके हैं, कुछ 2-4 दिन हो गए, अब अनकंट्रोल्ड टेम्परेचर हो गया, अनकंट्रोल्ड ब्रीदिंग हो गई, तब आते हैं, या हॉस्पिटल में उससे बाहर निकलना चाहते हैं तब आते हैं। तो किसी भी स्टेज में जब आते हैं, किसी भी स्टेज पे आते हैं, हम उनको पहले 3 दिन दिस इज़ द डाइट, जो कोविड डाइट हम बोल सकते हैं इसको, लेकिन मैं बोलता हूँ 3 स्टेप फ्लू डाइट, इसी नाम से हम पिछले 4 साल से फॉर एनी काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज, इन्फ्लुएंजा काइंड ऑफ इलनेस हम देते हैं। एंड दैट इज़ डे 1, पहला दिन का ये फॉर्मूला है, बॉडी वेट डिवाइड बाय 10। मान लो एक पेशेंट है 60 kg का, डिवाइड बाय 10 दैट बिकम्स 6 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस एंड 6 ग्लास नारियल पानी, और 1 ग्लास का साइज है 400 ml। और वो जो जूस निकालना है वो उसी वक्त जब उसको पीना है फ्रेश, उसको छानना नहीं है, पीते वक्त लगने चाहिए 15 मिनट या 10 मिनट। तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल जो पहले दिन करना है। इसका करने का एक ही इरादा है, जैसे ही हम करते हैं ना, मैंने देखा फॉर 95% ऑफ द पेशेंट जो टेम्परेचर है 100 के आसपास आ जाता है विद इन 24 आवर्स। 100 तो रहेगा अगले 2 दिन तक भी, लेकिन यूजुअली हाई नहीं होगा। तो दिस व्हाट वी अचीव। अच्छा, ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया है, ये फॉर्मूला मेरा आइडिया नहीं है। पिछले 100 साल में, जब 1940s में 1950s में इन्फ्लुएंजा तो हमेशा से होता है, तब जब डॉक्टर्स अलग अलग दुनिया में कंट्रोल करते थे तो जो फॉर्मूला लगाते थे, कैसे कंट्रोल करते थे थ्रू डाइट, वो मैंने पढ़ा 167 रिसर्च पेपर्स। वो रिसर्च पेपर अगर आपको पढ़ना है तो वो रिसर्च पेपर का मैंने यहाँ पे वीडियो लिंक वगैरह दिया हुआ है, जाके वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो मतलब जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ वो उसका साइंटिफिक बेस ऑलरेडी है, और वो अब आपके पास इसके माध्यम से है। तो ये डे 1 का रूल है। डे 2 का रूल है बॉडी वेट डिवाइड बाई 20। मान लो मेरा बॉडी वेट है 60 kg डिवाइड बाई 20, दैट बिकम्स 3 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस, सिट्रस मतलब मौसमी है, अनानास है, संतरा है, और 3 ग्लास नारियल पानी, प्लस एक फॉर्मूला और जुड़ जाएगा जैसा हमने DIP डाइट में देखा था, बॉडी वेट इंटू 5 दैट मनी टमाटर और खीरा। मान लो उसका बॉडी वेट 60 kg इंटू 5 दैट बिकम 300 ग्राम खीरा टमाटर खाना है। ये डे 2 का डाइट है, दिस इज द डे 2 डाइट। और डे 2 के पूरे दिन भर में ये उसके पेट में जाना चाहिए। नॉर्मली हम बोलते हैं इक्वल, हर घंटे घंटे में 1-1 ग्लास पीते रहो, खाते रहो। 300 ग्राम खाना है तो कभी 100 ग्राम खा लिया, फिर 100 ग्राम खा लिया, ऐसे करके खा लो। बट वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि दिस इज द मेडिसिन फॉर हिम, कि कुल मिला के पूरे दिन भर में इतनी हाइड्रेशन चाहिए आपको, इतना मिनरल बैलेंस चाहिए आपको। कोकोनट वाटर इज नोन एज ए भगवान का बनाया हुआ मिनरल वाटर। डे 3 आखिरी दिन है। डे 3 में बॉडी वेट बाई 30। मान लो बॉडी वेट पेशेंट का 60 kg बाई 30 दैट बिकम्स 2 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस, 2 ग्लास कोकोनट वाटर। ये है ब्रेकफास्ट। लंच में वही फॉर्मूला कल वाला, 300 ग्राम टमाटर खीरा। डिनर तक सरप्राइजिंगली एंड शॉकिंगली आप देखेंगे, हमेशा आप करके देखिए एक बार, आपका तो यहाँ पे कोविड वार्ड है, कि उसके सिम्टम सारे चले गए। सिम्टम में उसको बेसिक जो डिफिकल्टी थी, एक तो कमज़ोरी जो थी वो चली गई, उसका फीवर जो था वो गायब हो गया। नाउ ही लुक्स ऑल्सो फ्रेश, ही लुक्स सीम्स टू बी एनर्जेटिक। तो जो शाम का जो डिनर है वो नॉर्मल घर का बना हुआ खाना आफ्टर वो ठीक हो चुका है। दिस व्हाट वी हैव सीन विद 80% ऑफ पेशेंट। अब 20% पेशेंट ऐसे होते हैं कि टेम्परेचर चला गया लेकिन अभी भी उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी आ रही है, या सूखी खांसी आ रही है, ब्रीदिंग इशू आ रहे हैं, ऑक्सीजन सिचुएशन देख रहे हैं तो वो 90 के आसपास आ रहा है, तो यानी कि अभी वो ठीक नहीं हुआ है, सिर्फ उसकी फीवर ठीक हुआ है। तो ऐसे में ये 3 दिन का प्रोटोकॉल के बाद फिर एक नया प्रोटोकॉल आता है, दैट इज कॉल्ड वो DIP डाइट प्रोटोकॉल। DIP डाइट प्रोटोकॉल क्या है? DIP डाइट आपको समझ आ गया बात ना। DIP डाइट माइनस प्लेट 2 इन लंच।
लंच के प्लेट 2 को हटा दिया हमने, प्लस टर्मरिक, हल्दी। टर्मरिक कितना, ये अंगूठे के साइज का, एंड 5 ग्राम, वो दिन में 3 बार चबाना है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, 3 टाइम्स, 3 डिफरेंट टाइम चबाना है, बस इतना हम बोलते हैं। दिस प्रोटोकॉल वी डू इट फॉर 7 डेज, तो टोटल होता है 3 डेज प्लस 7 डेज, दैट बिकम्स 10 डेज। तो हमने फिर भी 14 डेज रखा हुआ है। मैंने देखा कि इट रिजॉल्व्स, एटलीस्ट मेरे पास जो 5000 केसेस हैं, उन केसेस में इट हैज़ रिजॉल्व फॉर ईच वन ऑफ देम। उनको भी अभी भी ट्रैक करते हैं, उनके सबके फ़ोन नंबर, उनके सबके ईमेल आईडी, उन कहाँ रहते हैं, ऑल दोज इन्फॉर्मेशन आर देयर। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है। अगर आप में से कोई इस पे कोई स्टडी करना चाहते हैं, या तो डाइट पे, या जिनको हमने ठीक किया, दैट इज़ छोटा नंबर नहीं मैडम, 5000 नंबर है, और वो मैंने अकेले नहीं ठीक किया, वो एक कॉमन लोगों ने ठीक किया, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई इंजीनियर है, उनको हमने ये ट्रेनिंग दी है। और होम सेटिंग में कई बार ऐसा हुआ है कि किसी का ऑक्सीजन सैचुरेशन 75 तक चला गया, 75 इज़ टू लो, मतलब अगर वो हॉस्पिटल में रहा होता तो सीधे वेंटिलेटर पर डाल देते, इतना क्रिटिकल। लेकिन जैसे ही वो, इस बुक में आप पढ़ेंगे, हम जो करते हैं, हम पेशेंट को बोलते हैं कि भाई, जो मैंने ट्रेन किया हुआ है लोगों को, हमारे एक्सपर्ट्स को, ये एक्सपर्ट्स की लिस्ट आप देखना चाहें तो इससे पीछे पूरे दिए हुए 200 एक्सपर्ट्स जो हैं उनके। तो जैसे ही कोई बोलता है पेशेंट की ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, वो ये बोलेगा, तो उस जैसे ही कोई पेशेंट हमारे पास आता है, हम पहले बोलते हैं कि एक थर्मोमीटर रख लो, एक ऑक्सीमीटर रख लो, दिस इज मैंडेटरी। और ब्रीदिंग डिफिकल्टी है तो बोलते हैं कि आप सिर्फ इसको दिखाओ और व्हाट्सएप में दिखाओ, वीडियो दिखाओ, उसको ये नहीं बोलते बताओ ऑक्सीजन सैचुरेशन, समझ नहीं आएगा उसको, आप दिखाओ, हम देखेंगे। और हमने देखा कि जैसे ही वो 88% से नीचे है, 88% का टारगेट हमारा, उससे नीचे अगर है तो सीधा उस पेशेंट को उसी वक्त प्रोन वेंटिलेशन लगाते हैं। प्रोन वेंटिलेशन उल्टा लेट जाते हैं, मतलब सिर नीचे, और ऐसा 12 घंटे, और 12 घंटे बाद 12 से 16 घंटे, बीच में 10 मिनट का ब्रेक ले सकता है हर घंटे में। और उसके लिए हमारी नाइट ड्यूटी हमारे एक्सपर्ट्स की लगती है, जो कि उसको मॉनिटर करते रहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या व्हाट्सएप के माध्यम से, और ऐसा मैनेज करते हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं जिनको हमने मैनेज करके, एंड देन दे खुद पिकअप, 1 दिन 2 दिन में ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल आ जाता है। एक चीज़ और है, ये आखिरी बात है, इसके बाद मैं क्लोज करूँगा फॉर योर क्वेश्चन आंसर, कि कई बार ब्रीदिंग डिफिकल्टी पेशेंट बोलते हैं हमें, तो हम बोलते हैं चलो ऑक्सीजन सैचुरेशन दिखाओ, तो वो 95 दिख रहा है, तो ऑक्सीजन तो ठीक दिख रहा है, लेकिन ब्रीदिंग डिफिकल्टी तो बोल रहा है वो, तो अभी आराम देना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर है नहीं उसके घर पे, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर होता तो आराम मिल जाता, दैट आई नो, लेकिन वो है नहीं, हॉस्पिटल उसको भेजना नहीं हमें, तभी हम हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम अपने पेशेंट को बोलते हैं कि आप छोटा सा एक फ़ैन आता है, इतना छोटा फ़ैन आता है, चाइनीज़ फ़ैन आपने देखा, स्मॉल फ़ैन आता है, घर 200 रुपये का मिलता है, जो नॉर्मली हम खिलौने की तरह भी होता है, बैटरी होती है, तो वो फ़ैन ले लो। वो फ़ैन लेके आप ट्राई कीजिए, वो उसके रेफरेंस वगैरह ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में आया हुआ है, वो इसमें है, राइट। प्रोन वेंटिलेशन का भी है, प्रोन वेंटिलेशन कोविड पेशेंट पे ट्राई किया गया, 500 कोविड पेशेंट पे, जो जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में 15 मई को आया था, और 500 प्रोन वेंटिलेशन से दे कुड रिकवर, दे नेवर नीडेड मैकेनिकल वेंटिलेशन, इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन दे वेंट फॉर प्रोन वेंटिलेशन। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे वो ब्रीदिंग इशू बताते हैं, लेकिन ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 है या 93 से ऊपर है, तो हमें पता है कि प्रोन वेंटिलेशन की आवश्यकता नहीं है। हम उनको बोलते हैं कि वो जो छोटा सा फ़ैन है, वो फ़ैन उनके पास है, तो वो फ़ैन को वो ऑन करके नाक के पास ऐसे थोड़ा आगे झुक के, जैसे अभी आप बैठे हैं, आप में से कुछ लोग आगे की तरफ झुक के, और ऐसे अगर 5 मिनट तक वो बैठेगा, आप करके देख सकते हैं, आपके पास तो कोविड वार्ड है, तो अब वो ब्रीदिंग उसकी ठीक होने लगती है। अब उसको कितनी देर बैठना है, दैट डिपेंड्स, हाँ, आधे घंटे से 1 घंटे तक, तो वो रिवाइव करने लगता है। इट्स जस्ट लाइक एन ऑक्सीजन। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैंने देखा है कि हमारे नाक को, हमारे लंग्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, हमारे लंग्स को एयर की ज़रूरत है। हम इनहेल कर रहे हैं, हमारा ऑक्सीजन और लंग्स इज डिज़ाइन फॉर एयर, नॉट फॉर ऑक्सीजन। आपके पास डीजल की गाड़ी है, उसमें अगर कोई जेट फ्यूल लगा दे, सोचेगा तो ज़्यादा अच्छा फ्यूल है, तो ज़्यादा अच्छा गाड़ी नहीं चलेगी, अटक ही जाएगी। सिमिलरली आवर बॉडी डू नॉट नीड ऑक्सीजन, आवर बॉडी नीड्स एयर। तो वो एयर फोर्सफुली चाहिए उसको, ब्रीदिंग को, तो हम एयर फोर्सफुली देते हैं। और जिसके बाद वो छोटा वाला पंखा नहीं, उसको बोलते हैं बड़ा पंखा तो होगा ना, टेबल फैन कहीं से मंगा लो पड़ोसी से, तो वो टेबल फैन के सामने बैठ जाते हैं, एंड दे गेट द सेम बेनिफिट, कंफर्ट, विच अदरवाइज दे कुड हैव गॉट हैड दे गॉट द ऑक्सीजन सिलेंडर। और ये एक तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो तो देखा ही है, लेकिन ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का भी नतीजा है। 2 ग्रुप है, दोनों ग्रुप, एक को फैन, हैंड हेल्ड फैन लगाया 5 मिनट के लिए, दूसरे को ऑक्सीजन थेरेपी दे दिया प्रॉपर ऑक्सीजन सिलेंडर से, एंड बोथ द ग्रुप गॉट द इक्वल कंफर्ट। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज, जिनको हैंड हेल्ड एयर दिया गया,
उनमें साइड इफेक्ट नहीं थे, जिनको ऑक्सीजन दिया गया दे हैड सम अदर काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स। वो सारी डिटेल्स खैर मैंने इसमें डाला है, वो रेफरेंसेस डाले हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम चाहे तो एक कोविड पेशेंट को उनके घर पे ही इमरजेंसी वाला ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और हम देते ही हैं, क्योंकि कोई भी कोविड पेशेंट को दो ही डिफिकल्टी होती है, एटलीस्ट मैंने जिनको देखा है। एक तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा जिसमें खतरा हो सकता है कि ब्रेन डैमेज हो सकता है, दूसरा उसका ब्रीदिंग डिफिकल्टी आ जाएगी जिसके लिए वेंटिलेटर वगैरह की बात करते हैं। देयर इज नथिंग कॉल्ड थर्ड थिंग, देयर इज नथिंग कॉल्ड थर्ड थिंग। तो अगर तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी है तो ये दो टूल है जिससे मैंने मैनेज किया, और आई नो कि इससे मैनेज होता है आराम से, चाहे उसकी साइंटिफिक एविडेंस देख लो या फिर चाहे हम अपने पेशेंट के एक्सपीरियंस की बात कर लें। नंबर 1। नंबर 2, उसके टेम्परेचर मैनेज करना है। जो डाइट मैं बता रहा हूँ ये डाइट में टेम्परेचर बढ़ नहीं सकता, नहीं बढ़ सकता। अगर तो कोई बोलता है ना बढ़ गया टेम्परेचर इसके बाद भी, तो मैं जानता हूँ वो झूठ बोल रहा है। इतना हाइड्रेट कर देते हैं, इतनी बार टॉयलेट चले जाता है ना, टेम्परेचर नहीं बढ़ता इसमें। तो दैट इज, कोई बोलता है इतना क्यों पिला रहे हो जूस, इससे क्या होगा? आई नो क्या होगा, आई डोंट एक्सप्लेन टू माई पेशेंट मच, बट आई नो कि इससे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो एटलीस्ट 2 में से 1 पैरामीटर तो मैंने पकड़ रखा है कि मुझे पता है टेम्परेचर नहीं बढ़ने दूंगा उसका, 1 दिन के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन अगर 1% केस में कई बार छोटे बच्चे होते हैं ना, वो इतना नहीं पी पाते, उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है 104, 105 ऐसे पहुंच जाता है। तो मैं समझ गया कि वो ये नहीं कर रहे। तो वो जो आप लोग भी करते होंगे, दैट इज़ जो पट्टी लेके सिर पे भी और पैर पे भी, पैर के काफ में हम लपेट के फिर एक पंखा लगा देते हैं जिससे और ठंडा हो जाए। सो एंड देन वी कंट्रोल, एंड वी हैव बीन डूइंग इट क्वाइट सक्सेसफुली। 5000 में नॉट अ सिंगल डेथ, नॉट अ सिंगल मोर्टलिटी। हालांकि आप हॉस्पिटल सेटअप में देखेंगे 3% 4% द मोर्टलिटी रेट, यानी कि यही 5000 लोग हॉस्पिटल गए होते तो 200 लोग मर भी गए होते, राइट। एंड जब भी कोई पेशेंट आता है, वी डू नॉट आस्क कि आपकी कंडीशन क्या है, कि कंडीशन बुरी है तो हम नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है, हम लेंगे। बिकॉज वी नो कि वहाँ कि अगर वो हॉस्पिटल में गया तो जिस तरह की दवाइयाँ दे रहे हैं उससे उनकी मौत ही होने वाली है। तो खैर इसमें वो सारी चीज़ें हैं। ये अभी प्रीव्यू एडिशन हमने निकाला है स्पेशली आज की इस सेशन के लिए, एंड मेरे लिए तो एक बहुत और हमारी टीम के लिए बड़ा दिन है